हफ्ते का आखिरी दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन और बचा हुआ है 1.5 घंटा, लेकिन एक्शन रहेगा भरपूर। शानदार तेजी के साथ करते हुए कारोबार, बाजार तैयार हो जाइए पूरे एक्शन के लिए। कहां होगी आज की क्लोजिंग और क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी लंबे वीकेंड से पहले, इस पर है खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। लंबे वीकेंड से पहले बाजार ने सबका मूड सुधार दिया है। अब इनटू क्लोजिंग भी क्या ये गेन्स होल्ड करेंगे बाजार, और यहाँ से क्या लेवल्स हैं जहाँ पर रखनी चाहिए, चर्चा करेंगे अनिल जी के साथ। उससे पहले सर बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या है। शानदार तेजी के साथ आज का सेशन देखने को मिल रहा है। 1.5% की उछाल के साथ 11,400 के करीब है निफ्टी और बैंक निफ्टी तो पूरी सारी बाधाओं, सारी बंधनों को पार करके 22,000 के ऊपर निकलता हुआ, टिकता हुआ और शानदार तेजी दिखाता हुआ। 650 अंकों का मजबूत उछाल 22,100 के पार। रियल एस्टेट, मेटल, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है, तेज दौड़ वहां पर आती हुई दिख रही है, लेकिन एक्शन भरपूर है प्राइमरी मार्केट में भी। प्राइमरी मार्केट से होने वाली आज की लिस्टिंग पर भी इशू के लिए है 3 आज आईपीओ बंद होने की तैयारी में। मजगांव डॉक, लिखिता इंफ्रा, यूटीआई एमसी, लगाएं पैसा जमकर, आज आखिरी दिन ये है आपके लिए तीनों आईपीओ। यूरोप के बाजार 4% मजबूत है और अमेरिका में भरपूर तेजी का आज सेशन फिर से हो सकता है। 4% अमेरिकी बाजार मजबूत है, 200 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो तेज़ी का माहौल हर जगह है सर, और हम देख भी रहे हैं मजबूत एक्शन है। आपने जो सुबह के लेवल्स बोले थे वो होल्ड करके अब बाजार और भी ऊपर हैं। आपके बैंक निफ्टी के भी टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। पर अब क्या लगता है सर, आखिरी 1-1.5 घंटे में ये गेन्स होल्ड करेंगे या थोड़े मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है और लंबा वीकेंड है? किस तरह से एक्शन देख रहे हैं हम? दीप वो कहते हैं ना कि आपने कहावत सुनी होगी, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, और ये आज इनके पालने में ही पैर नजर आ गए थे हमें सुबह सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक ही चीज बार बार लंबे समय बाद आपने सुनी होगी, शॉर्ट 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 कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग। पिछला गुरुवार और यह गुरुवार बिल्कुल तस्वीर उल्टी। पिछले गुरुवार को ओवरबॉट मार्केट, इस गुरुवार को ओवरसोल्ड मार्केट, और यही वजह कि आप देखिए 400 पॉइंट बढ़ने के बावजूद बैंक निफ्टी पर हमने बहुत स्ट्रांगली मजबूती के साथ 22,050 के लक्ष्य के लिए, टारगेट के लिए बाय कॉल दिया। बहुत ही बढ़िया सेटअप है और आज एक बेहद दमदार क्लोजिंग के लिए बाजार तैयार होते दिख रहे हैं। और अभी तक जो संकेत है उसको देखकर लगता नहीं दीप कि बाजार कोई बहुत नीचे आने के मूड में है। तो मुझे नहीं लगता कि आखिरी 1.5 घंटे में आपको बहुत चांस कोई नीचे में खरीदारी करने का मिलेगा। जिनको जो खरीदना है वो खरीदते रहें, मेरा ये समझना है। लेकिन हाँ ठीक है, 25-50 पॉइंट निफ्टी पर नीचे आ जाए, 101 पॉइंट बैंक निफ्टी पर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पॉइंट सिंपल है कि आपके लिए मौका खरीदारी का साफ नजर आता है, ये एकदम साफ दिख रहा है। स्क्रीन बेहद मजबूत है और हर लेवल पर खरीदारी, हर लेवल पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है। और इसलिए हो सकता है दीप कि आपकी इजाज़त के साथ मैं अपनी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी को थोड़ा प्रीपोन कर लूँ, थोड़ा जल्दी कर लूँ, ऐसा मेरा मूड बन रहा है इस वक्त, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो मैं उस डेटा पर भी तुरंत प्रभाव से काम करते हुए दिखूंगा, ताकि आज आपके लिए एनालिसिस लेट ना हो। लेकिन उससे पहले एक बार भसीन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए जल्दी से एक बार भसीन साहब से ले लें उनकी पिक्स बिगुल के बाद। स्वागत है भसीन साहब आपका। शानदार तेजी का ट्रेडिंग सेशन बताएं सर। पहले तो अपडेट और उसके बाद लेता हूं मैं आपसे फ्रेश कॉल्स। अनिल जी 24 घंटे हो गए। कल 2 बजे 21,350 था बैंक निफ्टी, जब मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी अक्टूबर में 23,500 जाएगा और जो अटकली शॉर्ट है वो कटेगी, क्योंकि वीकेंड आ रहा है और मंडे को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दैट इज ऑल प्राइस है। और देखिए भगवान की मेहर से आज 750, 22,250 हो चुका है। So I am very convinced banks में all bad news is priced in, they can surprise on the upside। आपको PER दिया था 1295, वो 2325 हिट हो गया, वहां पे बुक कर सकते हैं। अंबुजा 220 वाला 223 रुपए हो गया, 22.5, वहां बने रहिए। अंबुजा हिटिंग न्यू 3 मंथ हाइज। अब आप कहें तो 2 कॉल है, एक बाय या एक सेल है सर। बिल्कुल सर, शुरुआत करें पहले बाय कॉल्स के साथ। तो बाय में सर अगेन वन ऑफ द अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स, बट जो मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा एज वैल्यू पिक्स अप, फेडरल बैंक 50 रुपए का भाव है, 48.90 का स्टॉप लॉस रखिए, 55 to 57 का टारगेट। फेडरल बैंक विल नॉट ओनली गेन बिकॉज ऑफ द गोल्ड लोन बिजनेस, बट अब जो एग्री फार्मिंग में उनका जो रुझान है दैट शुड बी अ न्यू इम्पटस फॉर फेडरल बैंक। और सेल में है सर रिलायंस 2245 रुपए में बेचिए,
2270 का स्टॉप लॉस है, 2190 का टारगेट। ओके, रिलायंस में बिकॉली गिरा है, इंटरेस्टिंग। इसका मतलब भसीन साहब यहाँ पर थोड़ा हेजिंग भी करके चल रहे हैं। रिलायंस को बेचे 2240 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2270 का स्टॉप लॉस, 2190 के टारगेट के लिए। तो एक बाय एक सेल दोनों में आप बैलेंस बनाकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब। 2:50 में फिर से आपसे होगी मुलाकात और तब हम आपसे पूछेंगे भी कि और क्या कुछ किया जाए इस वक्त। आगे बढ़ते हैं और इवेंट्स पर डालते हैं नज़र, और इवेंट्स के लिहाज से देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी दीप कौन कौन सी इवेंट्स हैं जिस पर आज नजर डाल दी जाए। बताएं एक बार इवेंट्स और स्टॉक्स इन न्यूज़। बिल्कुल अनिल जी, मानसी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं ये बताने के लिए कि कहाँ पर नज़र रखनी है। और मानसी के पास जाते हैं सर, उससे एक बार रुपये पर नज़र डाल देते हैं सर, क्योंकि काफ़ी मजबूती आज हमने रुपये पर देखी है। 62 पैसे की मजबूती के साथ रुपये बंद हो रहा है अनिल जी। यहाँ पर नज़र डालिए, ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी आई है। और मार्केट्स अब एक्सपेक्ट कर रही है, लग रहा है जिस तरह से ग्लोबल एक्शन और करेंसी का एक्शन है, कि शायद यूएस का जो स्टिमुलस प्लान है उस पर कुछ डिसीजन जल्दी आ सकता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर में कमजोरी हो रही है और इसलिए बाकी करेंसीज में उछाल आ रहा है। तो रुपए की क्लोजिंग आज बहुत मजबूत हुई है, 73.15 पर 62 पैसे मजबूत होकर रुपए क्लोज हुआ है। यहां पर नजर रखिएगा। पर आइए, मानसी भी हमारे साथ है बताने के लिए कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। हमारे लिए एक्सटेंडेड वीकेंड है, बट ऑफ कोर्स ग्लोबल एक्शन भी काफी रहेगा और भी काफी सारी चीजें हैं जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। गुड आफ्टरनून मानसी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ये हफ्ता तो आईपीओज के नाम भी रहा और आज मजगांव डॉक, यूटीआई एएमसी, लिखिता इंफ्रा के आईपीओज बंद हो जाएंगे। सुमितोमो केमिकल्स का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए आज खुला है। कल 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। हांगकांग, चीन और साउथ कोरिया के बाजार, ग्लोबल मार्केट्स में भी ये मार्केट्स भी बंद रहने वाले हैं। और अमेरिका में सितंबर में के रोजगार के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे। शनिवार के दिन यानी कि 3 अक्टूबर को वेदांता की जून तिमाही के नतीजों पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। और साथ ही सोमवार 5 अक्टूबर के दिन इवेंट्स कई सारे हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, लोन मोरेटोरियम मामले पर इस दिन सुनवाई होती दिखेगी। वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर खुलेगा जो कि 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का बायबैक इस दिन खुलेगा। महाराष्ट्र में 50% क्षमता पर रेस्टोरेंट्स और बार्स को खोलने की मंजूरी मिल चुकी है 5 अक्टूबर से। वहीं नेशनल डे के मौके पर चीन के बाजार 5 अक्टूबर को बंद रहने वाले हैं। ओके, ये हैं कुछ अहम इवेंट्स जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। आइए देख लेते हैं कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं। वरुण के पास है वो लिस्ट। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो प्राइमरी मार्केट का एक्शन, और यहाँ पे माजगा डॉक के आईपीओ को बहुत ही जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। करीब 91 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हो चुका है। लिखिता इंफ्रा करीब 5.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और यूटीआई एएमसी फाइनली ये भी सब्सक्राइब हो गया है, 1 गुना भर चुका है, यानी कि एटलीस्ट पूरा सब्सक्राइब हो गया। ये अच्छी बात है क्योंकि सबसे ठंडा रिस्पांस इसी को मिला था। सुमितोमो केमिकल, इस कंपनी का ओएफएस चल रहा है और कुल ओएफएस करीब 1.5 गुना भर चुका है। इसमें से रिटेल का हिस्सा जो है वो करीब 30% यानी 30% भरा है। अब कुछ एक्सक्लूसिव खबर जो सुबह से आपको जी बिजनेस ने बताई उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले जीएसएफसी, यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईयू कोरिया से कैप्रोलैक्टम नाम का एक प्रोडक्ट है जिसके इंपोर्ट की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। और अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच में ये जो इंपोर्ट है उसकी जांच शुरू की गई है और जल्द ही इसके ऊपर डीजीटीआर जो है वो फैसला ले सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। श्रीकालाहस्ती पाइप, इसके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आई है कि जन जीवन मिशन की पिछले हफ्ते एक बैठक हुई थी और बैठक में काम में तेजी लाने पे पूरी तरह से जोर दिया गया है और गांव के हर घर में पानी पहुंचाने के ऊपर फोकस किया गया है। तो इसके चलते इस कंपनी को काफ़ी फायदा होगा और आने वाले समय में काफ़ी सारा जो फंड्स है वो मुहैया कराने के ऊपर फोकस किया जाएगा। और एक एक्सक्लूसिव खबर दी गई थी आपको डीसीडब्ल्यू और गुजरात एल्कलीज के ऊपर। यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन कोरिया से इंपोर्टेड कॉस्टिक सोडा जो है उसकी जांच आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और अप्रैल से सितंबर 2019 के बीच में जो इंपोर्ट हुआ था उसके ऊपर जांच की जा रही है। और कॉस्टिक सोडा का साबुन, डिटर्जेंट, पेपर इन सब में इस्तेमाल होता है तो इसके ऊपर भी जल्दी कोई ड्यूटी आ सकती है। तो इसके चलते ये काउंटर्स भी आपके रडार पे रहने चाहिए और अच्छा खासा मूव इनमें देखने मिला था। आईजी पेट्रो और तिरुमलाई केमिकल्स, यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर है कि फाइथैलिक एंड्राइड एक नाम प्रोडक्ट है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो जल्द लग सकती है। ये दो कंपनी जो है आईजी पेट्रो, तिरुमलाई, इन्होंने कंप्लेंट की थी दरअसल कि काफ़ी इंपोर्ट हो रहा है इनका, तो इसके लिए ड्यूटी लगाई जाए वो जल्दी लग सकती है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स,
इस कंपनी की जो व्हील्स रिम की बिक्री है साल दर साल वहाँ करीब 24.5% के आसपास का उछाल देखने मिला। डॉक्टर रेड्डीज एक दवा के लिए इस कंपनी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली, तो एक पॉजिटिव खबर इसके लिए। कोल इंडिया सितंबर में जो उत्पादन है उसे देखिए, करीब 31.5% ये बढ़ा है। 4 करोड़ टन कोयला जो है इस कंपनी ने उत्पादन किया है, प्रोडक्शन किया है उसका, तो ये एक अच्छी खबर है। इसके चलते पावर कंपनीज को भी अपने रडार पर रखिए। एनसीसी सितंबर के महीने में करीब 1400 करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं। आईओसी यहाँ पे जो एटीएफ की कीमतें हैं उसको इन्होंने बढ़ा दिया है, करीब 720 रुपये प्रति किलो लीटर से बढ़ाया गया है। तो आईओसी और जो एविएशन कंपनीज है उनके लिए भी एक खबर है। और कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, उन पर नजर डालें। शेमकॉन स्पेशलिटी में 15 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है। कैनफिन होम्स में करीब 21,80,000 शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है। और इंडियन होटल्स में करीब 50 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है। तो दिन के दौरान ये 3 स्टॉक्स है जिनमें ब्लॉक डील भी हुई है। बिल्कुल, तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन है आपके लिए भरपूर खबरों के दम पर। आइए आगे बढ़े, और इससे पहले कि हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े और सारे हैं, लेकिन फोन अ फ्रेंड के साथ लाइफ लाइन यूज की है नितिन जी ने, दे रहे हैं हीरो या जीरो ट्रेड। तो आज है एक्सपायरी का दिन, हीरो या जीरो ट्रेड आने का आज का सिलसिला करते हैं शुरू। नितिन जी के लिए बिगुल। स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं हीरो या जीरो ट्रेड, निफ्टी या बैंक निफ्टी पर? अनिल जी, निफ्टी की 11,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 18 रुपए में मिल रही है, सामने 18 रुपए का रेट है। ये कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका टारगेट 45 से 50 रुपीज हो सकता है। यानी हम 45 रुपए का टारगेट रखेंगे, करीब 3 गुना हो सकती है। 18 रुपए में लें, 45 से 50 का टारगेट रखें। 11,400 की कॉल है, ये नेकेड कॉल ऑप्शन लेनी है। ये तो अनिल जी हो गई निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जो है वो 22,200 की कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए की है, 22,200 की कॉल ऑप्शन जो 28 से 30 रुपए की है, इसको भी हम हीरो या जीरो में ले रहे हैं। क्या तो जीरो हो जाएगी, या इसका टारगेट करीब 90 रुपए का होगा, यानी 3 गुना हो सकती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सपायरी 11,450 की तरफ होनी चाहिए, और बैंक निफ्टी लीड करना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो हम 22,200 की कॉल ऑप्शन नेकेड खरीद रहे हैं 30 से 32 रुपए में, 90 का टारगेट होगा। और 11,400 की कॉल 18 रुपए में ले रहे हैं, 45 से 50 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर हीरो या जीरो, और बैंक निफ्टी पर हीरो या जीरो कॉल। ऐसा ही हीरो या जीरो कॉल एक देने वाले हैं विश्वेश जी भी, और ऐसा ही एक हीरो और जीरो कॉल मैं भी देने की तैयारी में हूं। तो एक काम करें, नितिन जी लाइन पर हैं, और नितिन जी के साथ साथ एक बिगुल मेरे लिए और आज के 2000 का, और साथ ही विश्वेश जी के लिए भी बजा दें। विश्वेश जी का भी हीरो या जीरो का कॉल, तो विश्वेश जी को भी हम जोड़ लेते हैं। तब तक एक बार दोनों बिगुल आप बैक टू बैक बजा दें। तो विश्वेश जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो विश्वेश जी से को पहले मौका देता हूं, और विश्वेश जी नहीं जुड़े हैं तो फिर पहला मौका मेरे हाथ में है। विश्वेश जी सुन पा रहे हैं आप? ओके विश्वेश जी, पहले आप बोले, उसके बाद मैं बोलता हूं। नितिन जी लाइन पे, नितिन जी ने 2 ऑप्शन दिए हैं, एक निफ्टी पर और एक बैंक निफ्टी पर। उसके बाद मैं देने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपको मौका दिया जाए। बताएं सर। अनिल जी देखिए, मुझे लग रहा है 22,400 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो मेरी ओर से हीरो जीरो ट्रेड में 22,200 का कॉल ऑप्शन, तो मैंने तो आपको जब इन्फॉर्म किया था उसमें 25-30 रुपए था, अभी 45-48 रुपीज हो चुका है। मुझे लगता है थोड़ा पुल ऑफ हो तभी भी एंटर करिए, अभी भी एंटर करिए, लेकिन एक चीज समझिए कि रिस्क वो लीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में ह्यूज शॉर्ट कवरिंग के आसार नजर आ रहे हैं। 22,200 के पुट में, 22,300 के पुट में, इन द मनी पुट में राइटिंग हो रही है। तो दैट मीन्स पुट राइटर्स आर शिफ्टिंग हायर एंड कॉल राइटर्स ने राइटिंग अभी अनवाइंड नहीं की है। तो शार्प मूव हो सकता है बैंक निफ्टी 22,400 की ओर। तो 22,200 का कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से हीरो जीरो ट्रेड रहेगा मेरी ओर से, जो करीबन 40 रुपए के आसपास चल रहा है। टारगेट सर 100 रुपए और 150 रुपए, क्योंकि अगर मूव आता है तो 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव एक्सपेक्टेड है। 200 पॉइंट का मूव मतलब इसकी वैल्यू 150 रुपए बनती है, यू नो। बिल्कुल, तो ये बैंक निफ्टी पे 22,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की बात आप भी कह रहे हैं, 22,200 का कॉल ऑप्शन लेने की बात नितिन जी भी कह रहे हैं। नितिन जी, आपका भी 22,200 का कॉल ऑप्शन है, राइट?
जी बिल्कुल अनिल जी, अभी तो 53 हो गया है। ये पूरे 62 हो गया। ये पूरे ओके। चांसेस है 90 से 100 रुपया होना चाहिए। या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चलते चलें, 90 से 100 रुपया बिकने के पूरे चांसेस। ओके, अब आज के 2000 में मैं भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही कॉल दे रहा हूं। पहले मैं निफ्टी का बता दूं और डेटा के साथ बता दूं। निफ्टी का 11,400 का कॉल ऑप्शन, हीरो या जीरो, 15-20 रुपए जो भी भाव चल रहा हो, मुझे नहीं पता, अब भाव शायद बढ़ भी गया हो, लेकिन निफ्टी का ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। वजह बता देता हूँ। 11,350 तक, अब 11,350 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल राइटर्स 90 लाख शेयर कॉल्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं, कॉल राइटिंग की हुई है 11,350 तक। अब आइए आप 11,400 पर आ गए और दीप इसको एक तरह से 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी ही मान लें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं भी इसीलिए प्रीपोन कर रहा हूं, इसलिए मैंने नितिन जी और विश्वेश के साथ मैंने इसलिए बिगुल बजाया कल के 2000 का, क्योंकि डेटा इतने स्ट्रांग है, इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग नज़र आ रही है। 11,400 पार होने के बाद 56 लाख शेयर और जोड़ दीजिए। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, आज वीकली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी के दिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है 11,400 पर 56 लाख शेयर। ये 56 लाख शेयर जोड़िए, 1.5 करोड़ शेयर, 1,45,00,000 से 1.5 करोड़ शेयर आज ऐसे हैं जो 11,400 के पार निकलते ही कॉल राइटर्स शॉर्ट हो चुके हैं। और अब इन 1.5 करोड़ शेयरों में से अगले 1-1.25 घंटे में अगर शॉर्ट कवरिंग 50 लाख शेयरों की भी आती है, 75 लाख शेयरों की भी आती है, तो 11,450, 11,475 निफ्टी आराम से जा सकता है। तो 11,450 तो दिखना ही चाहिए जिस हिसाब से डेटा बने हुए हैं। तो बहुत ही मजबूत डेटा बने हुए हैं और इस मजबूत डेटा में अब ये निफ्टी नीचे आना मुश्किल नज़र आता है। तो अनलेस की कोई बहुत ख़राब खबर आ जाए जिसका आपको हमें पता नहीं, वो अलग बात है, बट डेटा दिखा रहे हैं कि आखिरी 1 घंटे में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए और डे हाई पर बाजार बंद होने चाहिए। ये साफ दिख रहा है। 1.5 करोड़ शेयर 11,400 के नीचे 11,400 तक कॉल राइटर्स फंसे हुए हैं, पहली चीज़, इसलिए आपको ये खरीदना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दीप और भी इंटरेस्टिंग डेटा है। क्या है मैं बता दूं आपको। 22,000 तक अगर आप देखें, बैंक निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन में 22,000 है और 22,000 को हमने बहुत आसानी से पार करके ऊपर टिके हुए हैं। 22,000 तक 43 लाख शेयर शॉर्ट है बैंक निफ्टी के कॉल्स, 43 लाख शेयर। और याद रहिए मंथली सीरीज नहीं है, वीकली सीरीज। और आज सुबह से मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ बार बार कि जबरदस्त शॉर्ट है, जबरदस्त शॉर्ट है और शॉर्ट तगड़े कवर होने की तैयारी में। 22,100 और 22,200 पार करने के बाद ये शॉर्ट की संख्या 43 लाख शेयरों से बढ़कर 68 लाख शेयर हो जाती है। अब सोचो अगर 22,200 तक 68 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं और इन 68 लाख शेयरों में से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख शॉर्ट कवरिंग के लिए आखिरी 1 घंटे में आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। बैंक निफ्टी आज ही आपको 22,300 से 22,500, अच्छा 22,300 तो आने की तैयारी में, तो 22,400, 22,500 के लेवल आज ही दिखा दें, कोई बड़ी बात नहीं। एक तो लोग पहले से शॉर्ट हैं और उसके ऊपर से और शॉर्ट किए जा रहे हैं, जबकि आज सुबह पहली चीज़ हमने ये की कि आप किसी भी भाव में खुले शॉर्ट काटिए और इसलिए हमने सबसे छोटा शॉर्ट का स्टॉप लॉस दिया था, जहां खुले वहीं शॉर्ट काटिए और खुलने के बाद लॉन्ग भी दिया। तो ये आखिरी 1 घंटे में बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है, निफ्टी तैयार हो रहा है। तो इसलिए मैं विश्वेश के साथ भी हूँ, नितिन जी के साथ भी हूँ कि दोनों ही ये 22,200 और 11,400 हीरो या जीरो ट्रेड हो सकता है, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। नितिन जी, डेटा रीडिंग ठीक है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स के लिए आज से? जी बिल्कुल अनिल जी, काफी तेज शॉर्ट कवरिंग, जैसे लास्ट थर्सडे को लॉन्ग अनवाइंडिंग आई थी, उसी तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि डेटा करीब करीब सिमिलर है एकदम, जैसे लास्ट थर्सडे को था उसी तरीके का डेटा है। तो उस हिसाब से मैं रिवर्स आप मान के चल सकते हैं कि मूव ऊपर की तरफ आनी चाहिए। बिल्कुल वही है बेसिकली, एग्जैक्टली जो पिछले गुरुवार को हुआ वही इस गुरुवार को होता दिख रहा है। फर्क इतना है कि पिछले गुरुवार को लॉन्ग पोजीशन जरूरत से ज़्यादा थी और 11,000 टूटने के बाद किसी से संभली नहीं। इस गुरुवार को शॉर्ट पोजीशन जरूरत से ज़्यादा है, लेवल पार होने के बाद किसी से संभल नहीं पा रहा है। तो एग्जैक्टली जी विश्वेश जी बोलिए सर। सर देखिए, हमने शुरू किया था 20, 25, 30 रुपए के आसपास बोलना, 95 रुपीज हो चुका है। बैंक निफ्टी फ्यूचर 23,300 हो चुका है। मुझे लग रहा है सर और यहाँ से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दूसरा हीरो जीरो ट्रेड 11,400 का कॉल हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से शॉर्ट्स आपने डेटा बताया, मुझे लग रहा है शुरू होगा। और एक और स्टॉक मैं करना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से ट्रेडर्स इनिशिएट कर सकते हैं, बजाज फिनसर्व 6090 के आसपास चल रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 6040 का, मुझे लग रहा है ये 6250 तक जा सकता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ में सारे हाई बीटा फाइनेंशियल स्टॉक यहाँ से जोर से मूव करने वाले हैं। वाह,
और अनिल जी हमारा बिल्कुल, टारगेट तो ऑलमोस्ट बजाज फिनसर्व पर नजर रखिए, यहाँ पर आप और बिल्कुल, अब विश्वेश जी का हीरो या जीरो कॉल सुपर हिट रहा। नितिन जी का भी यही कॉल था। अनिल जी ने भी इसकी बात करी। तो हीरो या जीरो पे जो आपको कॉल्स दिए थे बैंक निफ्टी के स्पेशली, वहां पर आप टारगेट्स हिट होते दिख रहे हैं। तो विद इन 5 मिनट ये हीरो या जीरो कॉल्स सुपर हिट रहे हैं, बल्कि हीरो कॉल्स ही रहे हैं। नजर रखिए, यहाँ पर शानदार तेजी बन रही है। डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी में तो जबरदस्त उछाल है। और इस उछाल के बारे में अनिल जी ने आज सुबह ही आपको बता दिया था। ओपनिंग पर भी बोला था कि ओपनिंग पर बैंक निफ्टी पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, यहाँ पर खरीदारी करिए, अच्छे लेवल्स आएंगे। और फिर आज के 2000 में भी आपको कहा गया था कि खरीदारी करिए, और देखिए सारे टारगेट्स हिट हुए हैं। खरीदारी की राय है बैंक निफ्टी पर। 21,800 पर बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। तो करीबन 25 से 30 लाख शेयर जो कॉल राइटर्स शॉर्ट हैं, ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग के लिए आने की तैयारी में है। 21,900, 21,950 ये दो छोटे टारगेट रखे। उसके बाद 22,050 का एक और टारगेट रखें। ये एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पर बैंक निफ्टी पर। और दूसरा तरीका आपके लिए ये हो सकता है कि आप 21,800 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 100 रुपये के आसपास। 70 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिए। 150 और 175 और 190 तीन टारगेट इस कॉल ऑप्शन में आप रख सकते हैं। इतने मजबूती के साथ खुलने के बाद भी, 400 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद भी ये कॉल देना, वो कन्विक्शन चाहिए। और वो कन्विक्शन डेटा से आता है। डेटा वो साफ दिखा रहे थे कि आज बड़ी शॉर्ट कवरिंग की तैयारी, तो इसलिए 22,050, 22,075 तक के फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी पर आ चुके हैं। अनिल जी, आज के 2000 हो या हीरो या जीरो, दोनों ही कॉल्स सुपर हिट रही हैं सर। आपकी बहुत बहुत बधाई, शानदार तेजी बन रही है। आज तो सर 4 डिजिट गेन्स करवा दीजिए आप बैंक निफ्टी की। 800 पॉइंट ऊपर है, यहाँ से 200 पॉइंट्स और करवा दीजिए। बिल्कुल दीप, अगर आपकी वर्क एनिवर्सरी है तो उसमें कुछ तो धमाल होनी चाहिए। वैसे तो हम पार्टी कर नहीं सकते, ऑफिस में होते तो शायद केक वेक कटिंग करते, लेकिन आप इसी को एक ट्रीट समझें। और आप सोचिए 300-400 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद जो कंफर्ट कॉन्फिडेंस चाहिए बैंक निफ्टी में, वो आसान नहीं होता। और उसके बाद 600 पॉइंट बढ़ने के बाद, 650 पॉइंट बढ़ने के बाद फिर से कंफर्ट कॉन्फिडेंस चाहिए हीरो या जीरो कॉल पे। और सोचिए, देखिए डेटा रीडिंग में मैं, विश्वेश जी और नितिन जी एक साथ आते हुए दिखे हैं, और इसलिए मैं आज डेटा पहले से तैयार करके ही बैठा था। देखिए सारे गिन के बैठा था कि कहाँ कहाँ कितने शॉर्ट है, और मैंने आपको इसलिए अंदाजा भी दिया कि मैं आज थोड़ा जल्दी कर दूंगा डेटा एनालिसिस, क्योंकि तैयार है। लेकिन तब तक नितिन जी और विश्वेश जी भी आ गए, तो मैंने कहा चलो मैदान में कूद ही पड़े। लेकिन मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं 1 बाय 1। पहले कुणाल जी, राकेश जी, फिर वागली साहब, और उसके बाद सुमित जी। बिगुल आएंगे बैक टू बैक। पहले राकेश जी, कुणाल जी का चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है हमारी मुथूट फाइनेंस पर। काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। पीछे स्टॉक गिरावट में था, एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, करेक्शन खत्म हुई है, एक बड़े वाला पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए सारे हाई बीटा चल रहे हैं, और एनबीएफसी चले और मुथूट और मनापुरम ना चले ऐसा मुमकिन नहीं है। मनापुरम में तेजी बन रही है और मुथूट में एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलना है। 1135 रुपए पर 1135 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1200 रुपए का, दूसरा टारगेट 1225 रुपए का होगा। मुथूट में हमारी खरीदारी कराए 1200-1225 मुथूट खरीदें, ये है राय। अच्छा वो आप बच गए, नहीं तो ये मुथूट पे तो बड़ी पैनी नज़र विश्वेश जी की रहती है। अच्छा हुआ बजाज फिनसर्व जो सुबह किरण जी ने रिकमेंड किया, वहीं पर अटक गए विश्वेश जी। बी से एम तक पहुंच जाते तो उनकी रिकमेंडेशन आने में देर नहीं थी। आइए वागले साहब का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, बजाज फाइनेंस में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। 3443 का वो लेवल है, अभी एक 10 रुपए ऊपर है। यहां से लेकर 3440 तक बाय करे। 3400 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे 3530 यहाँ से भी एक 80 रुपए की मुंह दिखाई दे रही है। ये आज और मंडे मतलब 2 दिन का व्यू है। क्लियर कट 3530 के आसपास ये जाना चाहिए। तो इसमें एक 10-20 रुपए का करेक्शन में बाय करे और होल्ड करे। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त
वागले साहब की तरफ से बजाज फाइनेंस में करे खरीदारी 3530 रुपए के टारगेट के लिए। सुमित जी का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय वाला स्टॉक रडार पे आया है, बैंकिंग स्टॉक है और फेडरल बैंक के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 50 रुपए के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो फेडरल बैंक का ऑप्शंस के जरिए 50 रुपए वाला कॉल लेने का सलाह रहेगा, जो कि अभी ₹2.80 ₹2.85 पे ट्रेड कर रहा है। बाय फेडरल बैंक 50 वाला कॉल एट CMP ₹2.80। फेडरल बैंक के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने अपसाइड मूव दिखाया, फिर 2 दिन का रिट्रेसमेंट दिखाया और अब ये वापस से तेजी पकड़ने को तैयार है। तो ये यहां से एक अच्छा स्मार्ट डिसेंट अपसाइड मूव देगा, जिसके अंदर 53 रुपए से लेकर 55 रुपए तक का अपसाइड मूव फेडरल बैंक में जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके लिए 50 वाला कॉल अभी खरीदारी करे, ₹2 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, यानी CMP से 80 पैसा नीचे, और जो टारगेट्स मैं स्पॉट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो अचीव होने पे इस कॉल की वैल्यू ऊपर में 4.5 रुपए से लेकर 5 रुपए तक देखने को मिल सकती है। बाय फेडरल बैंक कॉल एट 50 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस ₹2, टारगेट 4.5 से 5 रुपए ऊपर में देखने को मिल सकता है। ओके, तो नजर रखिए सारे के सारे हाई बीटा फाइनेंशियल नेम्स में जबरदस्त तेजी इस समय बन रही है। एक स्टॉक जहां पर नजर रखिए, सुबह भी इस पर हम चर्चा कर रहे थे, पर पता नहीं था कि इतनी बड़ी तेजी आएगी। इंडसइंड बैंक 11%, 10% का भी थोड़ी देर पहले सर्किट लगा था, उसके खुलने के बाद और तेजी बन रही है। 11% का उछाल आपको इंडसइंड बैंक पर आते हुए दिख रहा है, और साथ ही कई और हाई बीटा फाइनेंशियल नेम्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी दिख रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर नजर डाल लीजिए, M&M फाइनेंस, RBL बैंक, इन सभी स्टॉक्स पर अच्छी खरीदारी आ रही है। और चोला इन्वेस्टमेंट, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको आज सुबह से ही राय दे रहे हैं, वहां पर भी आप अच्छी तेजी बनते हुए देख रहे हैं। विश्वेश जी ने आज सुबह RBL बैंक पर 180 कॉल की खरीदारी की बात करी थी, वहां पर भी तेजी है। बंसल जी, आप लोगों ने सुबह चार्ट कॉर्नर में चोला फाइनेंस पर खरीदारी दी थी, सुमित जी ने भी यहाँ पर 260 के कॉल की खरीदारी दी थी। क्या करना चाहिए अब इस कॉल के साथ, जिस तरह से तेजी बन रही है, और गेन्स देखते हैं यहाँ से? बिल्कुल दीपांशु, डेफिनेटली गेन देखते हैं, और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, एक नई टेरिटरी में स्टॉक चल रहा है। देखिए पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक चलने की कोशिश कर रहा था, बट बड़ा मूव नहीं आ रहा था, और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, आज भी तो सोमवार को एक बड़ा मूव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने लिया हुआ है उनको होल्ड की राय है। ओके, लिया हुआ है, होल्ड की राय है। सारे के सारे हाई बीटा फाइनेंशियल्स पर नजर रखिए, अच्छी तेजी है, यहाँ से और ऊपर जाने के भी आसार आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर मूवमेंट बरकरार है इस समय। LIC हाउसिंग, यहाँ पर भी हम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, हालांकि उतनी तेजी नहीं है जितनी आप बाकी फाइनेंशियल्स में देख रहे हैं। बट वागले साहब, यहाँ पर भी हम मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी पहले भी यहाँ पर कॉल्स आई है। 285 LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्या करना चाहिए सर? दीपांशु, मैं वेट करूंगा 287 को ब्रेक करने के लिए। अभी 2 फ्यूचर्स में ये 284 के आसपास चल रहा है। 286, 287 का एक रेजिस्टेंस है, इसके पार निकलने के बाद 295 तक के बहुत जल्दी जा सकता है। ओके, 295 की तैयारी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर नजर रखिए। अब फाइनेंशियल्स ही आज के मार्केट एक्शन को लीड कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। MGL पर नजर रखिए, IGL पर नजर रखिए, दोनों ही स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। जिस तरह से गैस प्राइस रिविजन आया है, उसका फायदा यहाँ पर भी होते हुए दिख रहा है। सुमित जी, MGL 4.5% का उछाल है, ट्रेड है यहाँ पर? दीपांशु, MGL में तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। पिछले 5 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। 867 इसका करंट मार्केट प्राइस है। यहां से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 890 रुपए से लेके 900 रुपए तक का मूव MGL के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 830 840 के आसपास है। तो ये स्टॉक जब तक ये सपोर्ट लेवल्स नहीं तोड़ता, तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 900 रुपए तक के लेवल जल्दी ही MGL में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल 900 के तक के लेवल्स के लिए ये तैयार होता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर नज़र डालिए। ज़बरदस्त एक्शन इसमें है। बंसल जी, अदानी पोर्ट्स एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छा एक्शन है, यहाँ पर कोई व्यू 350 के लेवल्स हैं? देखिए दीपांशु, अच्छा बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 347 यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है। दीपांशु, नई खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूं, बट जिन्होंने ले रखा है वो डेफिनेटली होल्ड करें 347 के स्टॉप लॉस के साथ। और नई खरीदारी इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 358 एक हर्डल है।
तो 358 के टारगेट के लिए होल्ड करें। नई खरीदारी अब करेंगे जब 358 के लेवल्स ऊपर में टपेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय। दोनों गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अदानी पोर्ट में बढ़िया तेजी बन रही है। मार्केट्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। सही समय है बिगुल बजा के जान लेते हैं इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज मजबूत है सर। हालांकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ मिनटों में डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी गिरावट आई है। जब हमने शो शुरू किया था तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 250 अंक ऊपर थे। अब अगर आप देखेंगे तो 150 अंक ऊपर हैं। तो ऊपरी स्तरों से डाउ फ्यूचर्स थोड़े कूल ऑफ हुए हैं, बट फिर भी अभी अच्छी तेजी है वहां पर। नैस्डैक फ्यूचर्स आधे % से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। जर्मनी में थोड़ा दबाव है, बट फ्रांस और यूके दोनों में ही एक गेन आ रही है। ब्रेग्जिट को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं वहां पर, जहां पर हमें नजर जरूर रखनी पड़ेगी। बट ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है सर। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉल्स भी दिए थे इंडेक्स पर, बताइए क्या करना चाहिए अभी। दीप, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि शॉर्ट्स काफ़ी है और वो शॉर्ट्स आज ही कवर होने हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 11,400 तक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर कॉल राइटर्स हैं जो ट्रैप हैं। जो भी आपकी तेजी की पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस होगा 11,350 का। आज का लो है 11,347, यानी कि आपको 50 पॉइंट की रिस्क रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 50 पॉइंट की रिस्क रखकर आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। बैंक निफ्टी के लिए आपका स्टॉप लॉस एक ही है और वो है 22,000 का। 22,000 के नीचे जाए तो ही अब आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करें। हीरो या जीरो कॉल्स हों, चाहे आपकी पोजीशन हो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। क्लोजिंग तक 3:30 बजे तक कोई बड़े रिवर्सल के संकेत तो नहीं है। डेटा इतने मजबूत है कि हर एक लेवल से आपको खरीदारी आती दिखेगी। 22,200 के आसपास बैंक निफ्टी जो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 68 लाख शेयर करीबन शॉर्ट ऑलरेडी खड़े हैं कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी में। तो वो जैसे जैसे आप ये बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास आएंगे तुरंत आपको वहाँ से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो बचे हुए समय के लिए 11,400 अगर हम नहीं तोड़ते तो 11,450 तक की संभावना ऊपर बनती है। नीचे 11,350 स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी पर 22,000 नहीं तोड़ते तो 22,350 22,450 की रेंज तक की जगह बैंक निफ्टी में भी बनती है। तो ये सिंपल चीज़ है एकदम आपके लिए। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मजबूती का ट्रेड रखें, खाली आप अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। और हीरो या जीरो ट्रेड में एक बार बड़ी तेजी हो जाए, भाग जाए, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें या प्रॉफिट बुक करते चले, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए या प्रॉफिट बुक करके रखिए, बट ज़रूर ध्यान रखिए जिस तरह से बाजार ऊपर जा रहे हैं, आपका प्रॉफिट जो प्रोटेक्ट प्रॉफिट एक है उस पर भी आप नज़र रखिए इस समय। अतुल ऑटो कुल बिक्री में लगभग 70% की गिरावट आई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ऑटो नंबर्स अच्छे रहे हैं, बट अतुल ऑटो के अपडेट में कुल बिक्री में लगभग 70% की गिरावट आई है। ये आपके लिए आंकड़े आ रहे हैं, ऑटो सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं आज सुबह से, और ज़्यादातर आंकड़े अनुमान मुताबिक या उसके आसपास ही रहे हैं। पर नज़र रखते हैं वहाँ पर एक बड़ा ट्रिगर है सितंबर के जो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं। इस महीने से कई सारे और बदलाव हो रहे हैं जिसका मार्केट पर, स्टॉक्स पर, इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा असर होगा। क्या है ये बड़े बदलाव जो आज से इम्प्लीमेंट हुए हैं, इनके बारे में जानते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, बताइए क्या क्या है ये बदलाव, कहाँ पर हमें नज़र रखनी चाहिए। दीपांशु, 10 बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए जो नेचुरल गैस की कीमतों में 25% की कटौती की गई है। जो कटौती है 31 मार्च तक लागू रहेगी। इसका बाजार में भी असर देखने को मिला। सबसे पहला बदलाव तो यही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है, यहाँ पर जो प्रीमियम है वो करीब 5 से लेकर 20% बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है अब थोड़ा सा महंगा होते हुए नजर आएगा। त्योहारी सीजन से पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के लिए थोड़ा सा झटका नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखें तो ओपन सेल एलईडीज पर जो ड्यूटी है वो 5% लगा दी गई है, और जिसके चलते जो रिटेल में टीवी के दाम है उनमें करीब 1,500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पीएम उज्ज्वला स्कीम का आखिरी दिन है। इससे पहले अगर आप देखें तो 8 करोड़ महिलाओं को इस स्कीम के तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन मिले थे। अब फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलना बंद हो जाएगा। 1 मई 2016 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब फिलहाल अगर आप देखें तो एलपीजी का जो पेनिट्रेशन है वो ठीक ठाक पहुंच चुका है, जिसके चलते जो योजना है इसे बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई करों के लिए देखिए थोड़ी सी महंगाई आती हुई दिखेगी, क्योंकि जो टोल है उसमें करीब 5 से लेकर 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी टोल देना थोड़ा सा महंगा होते हुए नजर आएगा। विदेश में पैसे भेजना, यहाँ पर भी देखिए 5% का टैक्स लगेगा। 7 लाख से ऊपर अगर आप रकम विदेशों में ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर 5% का टैक्स देना होगा। ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं में 1% का जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का जो टैक्स है वो भी आपको चुकाना होगा।
ट्रांजैक्शन लिमिट तय कर सकेंगे। जो ग्राहक हैं वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो अपने अनुसार निर्धारित कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो गाड़ी चालक हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि अब जो है रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी जो है फिजिकल कॉपी रखना अनिवार्य नहीं है। सॉफ्ट कॉपी भी अगर आप रखेंगे तो सरकार ने इस व्यवस्था कर रखी है कि उनके पास जो है डेटाबेस में डेटा मेंटेन रहेगा, तो आप सिर्फ अपने जो मोबाइल है इसके ऊपर भी आप जो सॉफ्ट कॉपी है इसको रख सकते हैं। आखिरी बदलाव ये है कि अब शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा। सरकार ने किया है कि अब जो है आप सरसों के तेल में पाम ऑयल या फिर दूसरे रिफाइंड ऑयल की जो मिलावट है वो करना अब बंद होते हुए नजर आएगा। तो दीपांशु, ये 10 बड़े बदलाव है जहां पर फोकस रखना है। तो ये है आपके लिए 10 बड़े बदलाव जहां पर आपको नजर रखनी है। आज 1 तारीख से हो चुके हैं ये लागू। आइए अब करते हैं सेठी साहब का स्वागत और लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? गुड आफ्टरनून अनिल जी। पहले तो स्टॉक देने के पहले के स्टॉक की चर्चा करना चाहूंगा। कल मैंने कैश मार्केट का स्टॉक थेमिस मेडिकेयर रिकमेंड करा था 345 के लेवल पे। मेरे टारगेट थे 370 के। आज स्टॉक ने 386 का हाई टच किया और अभी भी 373-74 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है, तो ऑल टारगेट अचीव। और जहां तक आज के लिए, और एक मैंने रिलायंस भी कल F&O स्टेज से दिया था, हालांकि कॉन्फिडेंट हुई इन लेवल्स पे भी कोई खरीदेंगे तो उनके लिए आने वाले दिनों में अच्छे प्रॉफिट बनेंगे, तो रिलायंस में होल्ड करने की सलाह है। बाकी आज के लिए कैश मार्केट का जो स्टॉक का प्राइस है स्टॉक का 560 रुपए का। स्टॉक का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये एक सेंट गोबेन ग्रुप की फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि एब्रेसिव, रिफ्रैक्टरी, सेरामिक्स और सिलिकॉन कार्बाइड के कारोबार में है, जो कि मेनली ऑटो, डिफेंस, हेल्थ और फूड जैसी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। एक सॉलिड फंडामेंटल वाली कंपनी है जिसके डेट फ्री बैलेंस शीट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 15-16% के है। प्रोमोटर की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। इस स्टॉक पे मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जो 560 के आसपास है वहां पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें लक्ष्य रहेगा 585 का बहुत ही शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस रहेगा 545 रुपए का। 545 के स्टॉप लॉस से ग्रिंडवेल नॉर्टन में करें खरीदारी। 585 का टारगेट रखें। ये है आज का स्टॉक सेठी साहब की तरफ से, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ग्रिंडवेल नॉर्टन। कुणाल जी, आपके पोर्टफोलियो में है ये शेयर या नहीं? अनिल जी, मेरे पोर्टफोलियो में है, काफी सालों से है। और अनिल जी, अगर आपको याद हो, जब आप लोग दिल्ली होते थे तो सबसे पहले मैंने और राकेश जी ने एक चार्ट पर चर्चा की थी अनिल जी, उसमें हमने कवर किया था और उसके बाद स्टॉक में तेजी बनी थी। तो अनिल जी, ये स्टॉक जो है बहुत कमाल की कंपनी है, पूरी तरह विकास जी के साथ है इस पर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पूरी तरह से विकास जी के साथ है ये एमएनसी कंपनी में, और बेहतरीन कंपनी, यहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बेहतरीन पिक देने के लिए। जैन साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार, और जैन साहब के स्टॉक्स भी काफ़ी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी एक्शन में दिख भी रहे। मैं सोच रहा हूँ एक बार जैन साहब से भी अपडेट ले लिया जाए। जैन साहब, सबसे पहले तो दोनों आज की लिस्टिंग, केमकॉन और साथ ही कैम्प्स, लिस्टिंग के बाद थोड़े ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं। क्या करना चाहिए? होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए जिन्हें अलॉटमेंट मिला है? नहीं, देखिए, प्रॉफिट बुकिंग की राय तो वही है मेरी। तो कैंप्स में ठीक है, मतलब जितना उम्मीद थी उससे तो थोड़ा नीचे ही लिस्टिंग हुई है। और कैमकॉन को भी देखिए, वेरी फ्रैंकली, चूंकि छोटा इशू था और बहुत ज्यादा हाइप्ड है, और जनरली देखिए 2-3 वीक से यही हो रहा है कि 3 आईपीओज आते हैं, उसमें से 2 बहुत बढ़िया रहते हैं, थर्ड को नहीं मिलता है। और आई थिंक अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज्यादा लगने लगी है। सो आई थिंक देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि देखिए हमेशा ये तो मान के चलना चाहिए कि जो प्राइमरी मार्केट्स के जो एप्लीकेंट्स है उनको ये ध्यान रखिए कि लिस्टिंग गेन्स को घर ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और आपको अगर लेना है तो फिर एक बार ये ठंडा होने दीजिए, फिर फ्रेश कॉल लेंगे, नए क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे और उसके बाद लेंगे, और पीयर कंपैरिजन करेंगे, वैल्यूएशंस को कंपेयर करेंगे, उसके बाद दूसरों में इनमें एंट्री लेंगे। सो आई फील कि जैसे देखिए रूट मोबाइल भी अच्छा खासा 4 फिगर क्रॉस करने के बाद अच्छा करेक्शन आ गया, क्योंकि देखिए बहुत सारे एचएनआई एप्लीकेशंस और इंटरेस्ट और कई कैलकुलेशंस होती है और बहुत हाइड अप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है माहौल, उसकी वजह से एक बार बहुत बड़ी तेजी आती है। और मैंने बहुत सारे ट्विटर पे भी रिटेल
इन्वेस्टर्स और छोटे इन्वेस्टर्स, न्यू पार्टिसिपेंट्स लोगों से रिसीव करता हूँ क्वेश्चंस कि मैंने रूट मोबाइल अभी खरीद लिया, मुझे अलॉटमेंट तो नहीं आया, मगर मैंने हमेशा रोका कि ठीक है, इतने लेवल पे इतने महंगे स्टॉक्स को नहीं खरीदना चाहिए, रुकें, थोड़ा वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मौके मिलेंगे मार्केट्स में, रोज आईपीओ आएंगे और तब दिमाग लगाएंगे। सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस, लिस्टिंग गेन्स को बिल्कुल घर लेके जाना चाहिए। एंड मुझे लगता है दोनों में जितना था उतना हो गया एक बार का। एंड कैम्स को नीचे देखेंगे, वापस से क्वालिटी कंपनी है, एक अच्छी पेडिग्री है, और सबसे बढ़िया बात है अलग ही टाइप का बिजनेस है। तो इन बिजनेसेस को, जैसे सीडीएसएल को मैंने बहुत बार रेकमेंड किया, और ये एक्सचेंज इकोसिस्टम वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेसेस पे आई एम वेरी वेरी बुलिश, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल ये तो समझ में आ गया कि लॉकडाउन में ये इमरजेंसी वाला धंधा ये कभी खराब नहीं होने वाला है। तो कैम्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। सो कैम्स बाय ऑन डिक्लाइंस सर्टेनली। ओके, कैम्स बाय ऑन डिक्लाइन है, और यहाँ पर आप नज़र रखिए। अच्छी लिस्टिंग गेन्स हुई, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूल हुई, पर जैसे कि अनिल जी ने भी आज सुबह कहा कि ये अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, और जैन साहब भी कह रहे हैं कि डिक्लाइंस पर ऐड करिए, अच्छा स्टॉक हो सकता है आपके लिए। बल्कि एक बार आपको बता देते हैं कि आपको क्या राय दी गई थी जहां तक आईपीओ मार्केट्स का सवाल है, और स्पेशली जो आज की 2 दमदार लिस्टिंग हुई थी। देख लेते हैं आपको क्या राय दी गई थी। पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है कैम्स का जो आईपीओ है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट रजिस्ट्रार ये हैं म्यूचुअल फंड्स के। आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर पैसा कमाने के लिहाज से अप्लाई कर रहे हैं तो छोटा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, कोई 15% से 10% से 20% का। और अगर आप सालाना 15% 20% कंपाउंडेड रिटर्न से संतुष्ट है, तब भी ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जिस तरह की लिस्टिंग के आदी आप हो चुके हैं कि लिस्टिंग पर पैसा डबल हो जाए, उस तरह की लिस्टिंग नहीं होगी। इसका 1230 रुपये का आईपीओ का प्राइस था, उसके सामने मेरा ये समझना है 1650 रुपये का लिस्टिंग होना चाहिए। 1530 रुपये के आसपास कैम्स की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है इस वक्त। कैम्स के आईपीओ में तगड़ी लिस्टिंग आपको नजर आएगी। ये मौके पर चौका लगाने वाली कंपनी की, चलिए केमिकल को लेकर और ये सारे जो इतनी गर्मी चल रही है मार्केट में, जिसके आगे पीछे केमिकल कहीं दिखे वो शेयर ले लो, और वो शेयर बढ़ने ही बढ़ना है। उसका लिस्टिंग दमदारों में, फिर कह रहा हूँ, आज के माहौल को देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं, 50, 75, 100% ऊपर स्टॉक लिस्ट हो जाए। लिस्टिंग ज़्यादा धमाकेदार होगी और लिस्टिंग पर ये स्टॉक दुगुना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी इश्यू प्राइस 350 रुपये की थी, 675 725 रुपये की रेंज में लिस्टिंग होनी चाहिए। 625 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें। लिस्टिंग 685 रुपये इस वक्त कैमकॉन का भाव आपको नजर आएगा, तो वहां पर भी दमदार लिस्टिंग आपके लिए। जो 730 के आसपास का हाई बना है, 731 का लिस्टिंग के पहले, वहां से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो ये थी 2 दमदार लिस्टिंग्स, और उस पर आपको जो दमदार राय आज वह अनिल जी ने दी थी, और देखिए वहाँ पर अच्छी गेंस भी मिली, और फिर अनिल जी ने कहा भी था कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। आइए, ये तो रही आपके लिए लिस्टिंग्स पर राय, पर कुछ और आइडियाज़ आपके लिए तैयार हैं। स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का, और बिगुल बजाते हैं उनके लिए BTSTT का। श्रीकांत जी बताइए सर, क्या रिकमेंड कर रहे हैं? दीपांशु, देखिए वैसे आज के दिन में अगर ओवरऑल एक्टिविटी देखें तो वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है फाइनेंशियल्स के ऊपर, बट मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और फार्मा स्टॉक्स में भी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, और शायद हम सोमवार के दिन इनमें से किसी स्टॉक में बड़ी तेजी देख सकते हैं। मुझे लगता है HCL टेक्नोलॉजीज में काफ़ी अच्छा बाइंग बेस्ड एक्टिविटी बन रहा है, और काफ़ी ग्रेजुअली ये स्टॉक ऊपर आ रहा है। तो करंट लेवल से टेक महिंद्रा को बाय करने की सलाह रहेगी, जो 820 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये अकेला स्टॉक है कि जो ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने जाता है तब भी ये 845 या 850 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय करें, 800 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 845 से लेकर 870 रुपये के टारगेट्स मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो टेक महिंद्रा पर नज़र रखिए। यहाँ पर हम देख भी रहे हैं अच्छा एक्शन है। कुछ दिन पहले 790 के लेवल था, ऑलरेडी 820 पर आ गया है, पर जैसे कि श्रीकांत जी कह रहे हैं
और यहाँ पर तेजी आपको आती हुई दिख सकती है। तो टेक महिंद्रा पर नजर रखिए, वेदांता पर भी नजर रखना जरूरी है क्योंकि आने वाले कुछ दिन काफी अहम रहेंगे। अगले हफ्ते से इनकी डीलिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 5 से 9 तारीख के बीच आप अपनी डीलिस्टिंग के बिड्स डाल पाएंगे, पर उससे पहले 3 तारीख को बोर्ड बैठक है और फाइनली जो मच डिलेड रिजल्ट्स हैं वो आ सकते हैं वेदांता के। किस तरह का अनुमान लगा रहा है बाजार रिजल्ट्स का, चलिए जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए क्या अनुमान है इस बार? दीपांशु, अगर डीलिस्टिंग की जो प्रक्रिया वो सफल हो गई तो वेदांता की जो है आखिरी अनुमान हम पेश कर रहे होंगे, लेकिन जो अनुमान है मैं बता देता हूँ 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे बेहद कमजोर देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 84% घटेगा, 315 करोड़ रहने का अनुमान है। लेकिन मार्जिन में हल्का सा सहारा देखने को मिलेगा क्योंकि एल्यूमिनियम सेगमेंट में प्रोडक्शन लागत कम हुई है, इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले मार्जिन जो है 24% से घटकर केवल 20% रह जाएंगे। इनके कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा यहाँ पर 40% का दबाव देखने को मिलेगा। आय में 26% की गिरावट देखने को मिलेगी। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में ऐसा माना जा रहा है कि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कॉपर सेगमेंट है, यहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव है, यानी नतीजा अगर आप देखें तो नंबर के हिसाब से बेहद कमजोर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, नंबर्स के हिसाब से तो कमज़ोर ही होने वाले हैं नतीजे, बट अब पूरा का पूरा जो डीलिस्टिंग प्रोसेस है वही एक्शन डोमिनेट करेगा जहां तक वेदांता का सवाल है। तो नज़र रखते हैं इस चार्ट पर। श्रीकांत जी, कोई व्यू जहां तक लेवल्स का सवाल है? ऑफकोर्स डीलिस्टिंग का ट्रिगर रहेगा तो शायद और तेज़ी भी आ सकती है, जैसे हमने भी पिछले हफ्ते एनालिसिस की थी इसकी, पर कोई व्यू जहां तक स्टॉक का टेक्निकल लेवल्स का सवाल है? वेदांता को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए दीपांशु, वैसे इसमें काफ़ी एक ग्रेजुअल एक्टिविटी बनी है और इनफैक्ट जब से इसने इसकी डीलिस्टिंग की बात की है तब से अगर आप देखेंगे तो एवरी वीक या एवरी मंथ ये स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी ग्रेजुअली ऊपर आती जा रही है। और जिसमें क्या होता है कि अगर मोमेंटम नहीं बनता है या तो बड़ी एक्टिविटी जब तक नहीं बनती है तब तक वो एक जो बोलते हैं ना कि उसका जो लास्ट लेग ऑफ एक्टिविटी होता है वो पूरा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यूफोरिया अभी तक इसमें हुआ नहीं है, शायद वो एक ट्रेंड बाकी है। और इसके जो फॉर्मेशंस है अगर आप वीकली बेसिस पे देखते हो तो इसने काफ़ी कंफर्टेबली 130 के लेवल को मैनेज कर लिया है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल्स बनते हैं वो 145 के और फिर उसके बाद 165 के लेवल बनते हैं। इनफैक्ट हमारे जो कोटक इंस्टीट्यूशन के जो टारगेट्स है इसके ऊपर वो भी 165 के करीब के हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक कॉन्फिडेंट बाय रहेगा इस लेवल से वेदांता को बाय करने के लिए। डाउनसाइड काफ़ी हद तक काफ़ी कम है, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि 130 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये पोजिशनल ट्रेड बन सकता है और फिर यहाँ से हमें 165 के टारगेट के लिए हम इसे राइड कर सकते हैं। ओके, नज़र रखिए वेदांता पर, यहाँ पर आप ज़बरदस्त एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। और अनिल जी ने भी चर्चा करी थी इस हफ्ते की शुरुआत में, जहाँ पर अनिल जी भी आपको कह रहे थे कि 170 के करीब आपको शायद बिड्स आती हुई दिख सकती हैं। देखते हैं आने वाला हफ्ता काफ़ी अहम रहेगा। पर और कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन भरपूर बन रहा है। और जैन साहब, प्रिज्म जॉनसन, शायद आपने पहले इस स्टॉक के बारे में बात करी थी, हम वैसे देख रहे हैं कि लगातार सीमेंट स्टॉक्स पर अच्छी तेज़ी बन रही है। प्रिज्म जॉनसन पर अभी थोड़ी देर पहले एक उछाल आते दिखा था, कोई राय इस स्टॉक पर सर? ये प्रिज्म जॉनसन पे बहुत पहले मैंने राय जरूर दी थी, बट मुझे समहाउ वेरी फ्रैंकली बैलेंस शीट से कंफर्ट नहीं आ रहा प्रिज्म जॉनसन के। और व्यापार दोनों अच्छे हैं, सीमेंट भी है और सेरामिक्स भी है और एक वो है, बट फिर भी आई विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल और मैं दूसरी कंपनीज के साथ जाना चाहूंगा। क्योंकि देखिए अगर इस सेक्टर में घुसना तो इतने सारे ऑप्शंस, मैंने कल भी जिक्र किया था उसके बारे में जब दिन का शो था, और आज भी मैं यही बोलूंगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट लार्जर पैक में और छोटी कंपनियों में मैंने डेक्कन सीमेंट, अंजनी पोर्टलैंड, स्टार सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बहुत सारे स्टॉक्स को रेकमेंड किया हुआ हूं। तो मुझे लगता है वहां पे ध्यान दें। इवन रैमको सीमेंट इज अ गुड पिक। सो ओवरऑल सीमेंट स्पेस बहुत अच्छा लगता है, बट हर कोई स्टॉक ले ले ऐसा नहीं है। डेट्स को जरूर से देखिए, बैलेंस शीट को, क्वालिटी को जरूर से देखिए, और जब ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छी हो, कंपनीज अच्छी मिल रही हो, तो फिर अच्छे ऑप्शंस के साथ जाएं, ज्यादा बेटर है, ऐसा मेरा मानना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक चला हुआ नहीं है तो लोग उस पर कूद पड़ते हैं क्योंकि दूसरे स्टॉक्स बहुत चल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। वी हैव टू स्टिक टू द क्वालिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट शेयरों पर राय। आइए फिर से निफ्टी 11,400 पर और बैंक निफ्टी फिर से दमदार प्रदर्शन करने की तैयारी करता हुआ आखिरी पौन घंटा और मजबूती फिर से बढ़ने के आसार आपको दिखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर चेतन भूटानी के पास है, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ नई दिल्ली से। चेतन, बताइए किस कंपनी को लेकर खबर है और क्या है खबर? सर, जो फोकस इस न्यूज पे जाएगा वो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज पे जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जिंदल स्टेनलेस स्टील के लिए ये बहुत अच्छी खबर यहाँ पे आते हुए, क्योंकि
भारत सरकार ने सिस्टमैटिक इंपोर्ट ऑफ स्टील में बहुत बड़ा बदलाव किया, जिसके चलते जो स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें अब कोई भी स्टील कंपनी या कोई भी ट्रेडर जिसको स्टील के पार्ट्स और स्टील एंड आयरन के पार्ट्स इंपोर्ट करने हैं, उसको अब एक स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। सरकार ने इसमें जो एचएस कोड होता है जिसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नॉर्म्स होते हैं, चैप्टर 72, चैप्टर 73 और 86 चैप्टर को चेंज करा है, जिसमें आयरन एंड स्टील्स, आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील एंड रेलवे और ट्रामवे लोकोमोटिव्स के जो पार्ट्स हैं वो मैंडेटरी इंपोर्ट पे कोई रुकाव नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी कंडीशंस डिफिकल्ट हो जाएंगी, जो डेफिनेटली एक बूस्टर होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। अभी अच्छी खबर कैसे है, अब अक्टूबर 16 2020 से आप कोई भी अगर आप ट्रेडर हैं और आपको ये सब आर्टिकल्स ऑफ स्टील करने हैं, जो 530 नए और आर्टिकल्स हैं, उनको आपको लगभग 500 से और 1 लाख के बीच में कॉस्ट इंश्योरेंस प्लेट वैल्यू के हिसाब से पेमेंट करनी होगी, और आप 60th डे और 15th डे के इंपोर्ट में ही ये आप इंपोर्ट की एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हुई, हम लोग अलाउ करेंगे लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसेस और बहुत कम्बरसम टाइप हो जाएगा। तो डेफिनेटली डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि ये रेड टेपिज्म डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में नहीं रहेगा, इंपोर्ट में इश्यूज आ जाएंगे। तो डेफिनेटली डोमेस्टिक कंपनी जैसे जिंदल स्टेनलेस स्टील के लिए अच्छी खबर, क्योंकि जो आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील एंड आयरन एंड स्टील के लिए ये खबर मजबूती आएगी। ओके, तो जिंदाल स्टेनलेस इसके लिए लगातार एक के बाद एक बढ़िया खबरें आती हुई दिख रही है। आज फिर से एक और खबर अच्छी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर इनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है स्टील के इंपोर्ट की, उसको पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, कड़ाई के साथ इसका पालन किया जाएगा, और इसकी जो प्रोसेस बन रही है वो इन कंपनियों के लिए बेहद फायदे की होगी। सुमित जी, जरा इसके देखिए चार्ट्स और बताइए। जिंदाल स्टेनलेस 45 रुपये पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त क्या लग रहा है चार्ट्स देखकर? जी, स्टॉक पिछले दो तीन महीनों से तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। बीच बीच में छोटा मोटा करेक्शन आता है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर भी आ चुका है, तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक तेजी का मूव ही दिखाना चाहिए। जो 44-45 के आसपास का भाव चल रहा है, इसके अंदर बाइंग बनती है। जिन्होंने बाय कर रखा है वो होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक 48 से 50 रुपए का पहला टारगेट दिखाएगा, और वो लेवल्स टूटने के बाद 55 रुपए तक का मूव भी दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो स्टॉक के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। ओके, स्टॉक में बाइंग करके चले। ये है राय जिंदाल स्टेनलेस में। जिंदाल स्टेनलेस हिसार को तो हमने यहाँ पर रिकमेंड भी किया था, आपको याद हो तो, माला माल वीकली के तौर पर बेहतरीन स्टॉक, और यहाँ पर फुल एक्शन में आता हुआ। आइए, फुल एक्शन में है भसीन साहब भी, और भसीन साहब के स्टॉक्स भी बिगुल के साथ करते हैं स्वागत बीटीएसटी कॉल्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब आपका। बताएं सर आपका बीटीएसटी कॉल, और अगर कोई अपडेट भी देना चाहें तो। अपडेट ये है सर, अभी आपको 2 बजे फेडरल बैंक खरीदवाया था और रिलायंस बिकवाया था। 2245 वाला 2223 हो गया, और वो 50-80। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इंट्राडे आपको पैर में दोनों तरफ पैसा आया है। मोर देन 1.5 to 2% यू शुड बुक प्रॉफिट। द रेस्ट इफ यू कैन होल्ड। द आइडिया ऑफ अ पेयर इज कि आप बैठे रहें, क्योंकि बाजार में मौके मिल रहे हैं। अब एक ही सेल कॉल है सर जो मेरे लिए अब क्या है, जो BTSCT है वो है। आप कहें तो मैं बताऊं सर? बताएं सर। तो मेरे को ऑटोज में लग रहा है सर बहुत ज्यादा रनअप आ चुका है, और हीरो होंडा के नंबर थोड़े डिसअपॉइंट है। 3178 से 85 में बेचिए। 3240 का स्टॉप लॉस, टारगेट 3000 रुपीज। ओके, तो हीरो मोटोकॉप में बिकवाली करने की राय। हीरो मोटो में यहाँ पर 3178 और 3185 इस रेंज में बेचिए। 3240 का स्टॉप लॉस, 3000 के टारगेट के लिए बिकवाली करने की राय है आपके लिए, ये इस वक्त आती हुई नजर आ रही। तो हीरो मोटोकॉप में बिकवाली करने की राय भसीन साहब की तरफ से है। ओके, शुक्रिया भसीन साहब। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, और आपसे सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। तब हम आपसे पूछेंगे कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त। तो ये है। ओके, थोड़ी देर में हाँ, बाजार एकदम मजबूती के साथ ही है। फिर से 22,200 के ऊपर निफ्टी टिकता हो, बैंक निफ्टी टिकता हुआ, और 11,400 के आसपास निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आएगा। और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होता दिख रहा है, मैं सोचा उन्हीं पर राय ले ली जाए। मजबूत शेयरों की हमने बहुत बात की, कमज़ोर शेयरों पर भी एक बार नज़र डाल ली जाए। एस्कॉर्ट्स 2.5% नीचे मंथली सेल्स नंबर आने के बाद काफ़ी तेज दिखा चुका था, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। श्रीकांत जी, वापस से एंट्री करनी हो तो लेवल क्या सही रहेगा? देखिए, वैसे इसमें जो अपट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है और सेक्युलर है, और अगर इसकी करेक्टिव
एक्टिविटी को अगर ट्रैक करें तो मुझे लगता है कि 1250 के करीब ये काफ़ी बेहतर विकल्प हो सकता है लेने के लिए। वैसे इसने आज 1262-63 के लेवल्स बना लिए हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर ये 1250 के करीब अगर मिलता है तो काफ़ी बड़ा अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनेगा, और उस केस में हमें इसे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1220 रुपए का। बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक वैसे फाइनली 1440 से लेकर 1450 के लेवल्स भी छू सकता है। ओके, ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। एक बार जरा केमकॉन का चार्ट पुल अप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब निचला सर्किट लग गया है। रूल्स ये होते हैं कि जो लिस्टिंग प्राइस हो वहाँ से अगर 20% ऊपर या 20% नीचे हो तो वो फिर सर्किट हो जाता है। तो वैसे आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट गेंस दिखेंगी, क्योंकि इशू प्राइस पर गेंस हैं, पर जो लिस्टिंग प्राइस था 731 वहाँ से फिर 20% फिसल चुका है स्टॉक। तो एक बार केमकॉन का जो आज की नई लिस्टिंग है उसका चार्ट पुल अप कीजिए, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी शार्प मुनाफा वसूली हुई है। तो इन लेवल्स पर अब प्राइस फ्रीज हो गए हैं और आपको 72% की गेन दिख रही है, क्योंकि ये इशू प्राइस पर गेन दिख रही है। पर आज जो लिस्टिंग हुई थी उससे फिर काफ़ी तेज़ मुनाफा वसूली हुई है और लिस्टिंग प्राइस से 20% नीचे गिर गया स्टॉक, इसलिए अब फ्रीज हो गया यहाँ पर। तो अनिल जी, आपकी एकदम सटीक स्ट्रैटेजी थी सर वो 665-675 लेवल्स पर मुनाफा वसूली की, क्योंकि वहाँ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ लोगों ने अपनी पोजीशन ऑफलोड करी है और अब तो दिन का फ्रीज लग गया सर इस स्टॉक पर। बिल्कुल, और दीप मुझे सरप्राइज नहीं है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा हमने लगातार यही कहा था कि जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर लिस्टिंग पर निकल जाने की जो क्षमता रखते हैं उन्हीं के लिए खरीदारी करने की राय थी। हमने लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस आईपीओ को कभी भी रिकमेंड नहीं किया, न पहले और न आज। और आज भी मैंने साफ साफ ये कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कैम्प्स को रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, केमकॉन को नहीं। तो आज एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। और लंबे समय बाद आप ऐसा देख रहे हो कि लिस्टिंग के दिन आईपीओ में नीचे का सर्किट लगाओ, नहीं तो जिस तरह का मूड माहौल है आईपीओ में नीचे के सर्किट लगते ही नहीं। तो काफ़ी लंबे समय बाद आईपीओ में आपको 72% ऊपर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली नीचे के सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि हो सकता है सोमवार को फिर से थोड़ा और नीचे का लेवल देखने को मिले। और इसीलिए जो राय आपको सुबह दी थी वो एकदम सही और सटीक साबित हुई कि चलिए आप अपना प्रॉफिट बुक करें, बेच कर निकल जाएं, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। और मेरे ख्याल से हमने 625 का स्टॉप लॉस लगाने की राय भी दी थी, और जब 725 खुला था तो 675 का स्टॉप लॉस दिया था। जी हाँ, 725 खुलने के बाद में 731 की 675 का आप स्टॉप लॉस रखें और निकल जाएं। तो 675 का स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया है तो कम से कम आप 100 रुपये तो बच गए और प्रॉफिट आप बन गया। मेरा ये मानना है अब भी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। आई डोंट नो सर्किट कितना है क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो स्टॉक है जिसे हम पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते हैं। ये राय एकदम आपको साफ साफ दी गई थी, इसे सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से ही ट्रेड करना है। ओके, चलिए ये तो हो गई आपके लिए केमकॉन और कैम्स भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। कैम्स का क्या हाल है, कैम्स का भी हाल देख लेते हैं कितना है। लेकिन अब बड़े लंबे समय बाद थोड़ा लिस्टिंग के बाद सप्लाई आई है, नहीं तो आमतौर पर जनरली लिस्टिंग के बाद सारे स्टॉक्स तेज़ी से भागते हुए दिखते हैं। 1408 ये अभी भी बुरा नहीं, देखिए जहाँ खुला है वहीं पर लिस्टिंग पर 15-20% ये एकदम रीजनेबल है। और एक्चुअली स्टॉक्स में मुनाफा बनना चाहिए लिस्टिंग पर, लेकिन उतना ही बनना चाहिए जो रीजनेबल हो। अनाप शनाप बनना भी ठीक नहीं है और बिल्कुल कम भी ठीक नहीं है। लेकिन इस लिहाज से अगर आप मिस कर चुके हैं तो मजगांव डॉक का आईपीओ आज बंद होने जा रहा है, वहाँ पर पैसा लगा लीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो वहाँ अब भी मौके हैं आपके लिए पैसा लगाने के, जहाँ पैसा ज़रूर लगा लेना चाहिए। मजगांव डॉक ये आपके लिए एक्शन पूरा। आइए वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। जी वागले साहब। अनिल जी, मन्नापुरम को बाय करके चले। अभी 163, 165 ये रेंज में इसने मल्टीपल 4 रेजिस्टेंस को क्लियर किया है। मैं सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा। अभी 166, 20, 30 है। 164 के नीचे का 10 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। मेरा 172 का टारगेट होगा। आज नहीं, ऑब्वियसली मंडे तक 172 का भाव मिलना चाहिए। ओके, मन्नापुरम में खरीदारी करें। 164 का स्टॉप लॉस, 164 का और 172 का टारगेट, ये सोमवार तक के लिए। आइए अब अगला कॉल है श्रीकांत जी की तरफ से, बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। बताइए श्रीकांत जी। जी अनिल जी, देखिए वैसे आज फार्मा स्टॉक्स में हमने काफ़ी एक साइडवेज एक्टिविटी का पैटर्न देखा है, बट साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन जैसा फॉर्मेशन बना है।
और शायद अगर सोमवार के दिन अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स अगर प्रेशर में आएंगे तो शायद फार्मा स्टॉक्स चल सकते हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि औरोबिंदो फार्मा को हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 813 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 795 का, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 850 और 860 रुपए के। तो औरोबिंदो फार्मा एक करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है BTST के बेसिस पे। ओके, 850 860 के टारगेट के लिए आपको औरोबिंदो फार्मा में करनी है खरीदारी। 795 का स्टॉप लॉस लगाइए। 850 860 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। लगातार 11400 और 22200 के नज़दीक निफ्टी और बैंक निफ्टी में खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है। ये ट्रेंड एकदम साफ नज़र आ रहा है, कहीं कोई थकावट रुकावट के आसार है नहीं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आमतौर पर आपकी पसंद का शेयर रहता है। ये वागले साहब आज रडार पे आया नहीं, लेकिन मजबूती के साथ 6.5% ऊपर। लेवल्स बताइए क्या करना चाहिए। अनिल जी, रडार पे तो अभी अभी आ रहा है, क्योंकि अभी ये 668 में जब ये निकालेगा 667 668 में, तो ये बड़े वाले मुंह के, मैं तो 668 के पार ही लूंगा। मुझे लगता है 700 के पार जाना चाहिए अगले कुछ दिनों में। 668 क्रॉस करने के बाद एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 25 से 35 रुपए का टारगेट, ये 710 715 तक जा सकता है। ओके, 710 715 की तरफ जाने के लिए तैयार श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। वहाँ पर आप देखिए अब बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। एक्जो नोबल आज सुबह यहाँ पर आपके लिए रिकमेंडेशन भी आई थी बंसल साहब से, वहाँ पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। एशियन पेंट्स में आप अच्छी खरीदारी देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी नज़र रखिए। जिस तरह से कच्चे तेल के प्राइसेस पर भी हमने देखा लगातार दबाव है, उसका फ़ायदा एशियन पेंट्स को आते हुए। ग्रासिम यहाँ पर आप अच्छी मूव देख रहे हैं। आज सुबह भी हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे, पालविया साहब इसको रेकमेंड भी करके गए थे उनकी पिक ऑफ द डे के लिए। सुमित जी, ग्रासिम में अच्छी खरीदारी आ रही है, मूवमेंट है सुबह से ही। कोई ट्रेड बताएंगे यहाँ पर, या फिर कोई लेवल्स यहाँ पर हमें नजर रखनी चाहिए? दीपांशु, बिगुल बजा सकते हो क्या मेरे लिए? 100% बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए। बताइए सुमित जी, ग्रासिम पर ही कॉल है? बिल्कुल 100% राइट, ग्रासिम पर ही कॉल है। ग्रासिम में यहां से ब्रेकआउट है। ग्रासिम रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। 752-53 का अभी भाव है। ऑप्शंस के जरिए इसके अंदर यहाँ पे सीएमपी पे ट्रेड लिया जा सकता है। ग्रासिम का 750 वाला कॉल 30 रुपए 50 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम का 750 वाला कॉल अभी लेने का सलाह रहेगा। जिस तरह का मूव ग्रासिम में देखने को मिल रहा है और लास्ट 5 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक स्मार्ट मूव दिखाया है, उसको देखते हुए लगता है कि ग्रासिम अगले हफ्ते एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 780 रुपए से लेकर 790 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो ग्रासिम का 750 का कॉल 30 रुपए 30.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करे 20 रुपए के आसपास इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए, और जो टारगेट्स में स्पॉट लेवल के हिसाब से इसके अंदर ऊपर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसके हिसाब से 750 के कॉल के ऊपर में जो टारगेट्स बनेंगे 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। बाय ग्रासिम 750 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 20 रुपया, टारगेट ऊपर में 40 रुपया पहला, 50 रुपया दूसरा। नेक्स्ट वीक के लिए कॉल रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम में कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, या फिर सीधा फ्यूचर्स खरीदें, जो आपको ठीक लगे वो आप करें, लेकिन करें ज़रूर, ये है राय। इस बीच अशोक लेलैंड के सितंबर महीने के बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। सितंबर महीने में 5% बिक्री घटी है कुल मिलाकर। ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, ये साल दर साल का आंकड़ा, इसका मतलब ये कि पिछले साल की बिक्री के बराबर पहुंचती हुई दिख रही। तो आंकड़े अच्छे ही समझे जाए, इन्हें आप आंकड़े खराब ना समझें, ये बिल्कुल साफ है। तो ये है आपके लिए 5% बिक्री घटती हुई इस वक्त अशोक लेलैंड की ये आंकड़े। अशोक लेलैंड में एक बार जल्दी से हम चार्ट पर राय ले लें। श्रीकांत जी, जरा अशोक लेलैंड के चार्ट देखिए, बताइए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है? देखिए, वैसे अशोक लेलैंड के जो ब्रॉडर पैटर्न है वो तो काफ़ी अच्छे हैं, और अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसे देखना है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इस नंबर्स के पहले ही करेक्ट हो चुका है, तो शायद इसके बाद वापस एक रैली कर सकता है, और करंट लेवल 76 के करीब के हैं। तो अनिल जी, हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 74 रुपीज़ का, और टारगेट्स रहेंगे मिनिमम 80 और उसके बाद 85 के। बट मुझे लगता है अनिल जी कि ये स्टॉक ने अपनी ओवरऑल जो चाल होती है वो बदल दी है, और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बेसिस पे
शायद ये स्टॉक 110 से 115 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 74 का स्टॉप लॉस रख के बाय करें। ओके, तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड पर आए। आइए एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए, लेकिन ये चार्ट को नहीं, पिक ऑफ द डे सोमवार का काम आज ही 3 दिन एडवांस में करते हुए कुणाल जी और राकेश जी बिगुल के साथ। बताएं सर। देखिए अनिल जी, आज मस्ती की पाठशाला में आशु मदान जी मुझे राकेश बंसल जी नहीं बोलेंगे, आज बोलेंगे वो राकेश भाई, क्योंकि तेजी के बाजार में हमारी बिकवाली की राय और बेचना है कंटेनर कॉर्पोरेशन। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और जिस तरीके से बीपीसीएल में अनिल जी एक हमने ध्वस्त होते हुए देखा है बीपीसीएल को, उस तरीके से कॉनकॉर में एक बड़ी गिरावट आएगी। 10% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, स्टॉक मात्र 0.25% के करीब गिरा हुआ है। ये 25-30 रुपए गिरने का दमखम रखता है। बीपीसीएल तो बिन मौसम की तरह बिन वार्निंग के गिरा है और कॉनकॉर तो वार्निंग दे रहा है, तो कॉनकॉर को बेच के चले। एक तो जो शॉर्ट सेलिंग जानते हैं वो शॉर्ट सेलिंग करें, प्लस हेजिंग के लिए भी एक परफेक्ट कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन आया है। पैटर्न का नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकडाउन आज के ट्रेड में कॉनकॉर में आता हुआ दिख रहा है और अब ये बिल्कुल उस लेवल के नीचे क्लोज हो रहा है जिस लेवल के नीचे इसको क्लोज होना चाहिए, वो है 365 रुपए का भाव। तो मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करके चलें। 368 रुपए पर 368 पर स्टॉप लॉस रख लें। जो पहला टारगेट होगा 345 रुपए का और दूसरा टारगेट होगा 333 रुपए का। तो 333 के इवेंचुअल टारगेट के लिए कॉनकॉर में हमारी बिकवाली के। बंसल जी वाकई में सच सच बताइए, चार्ट पे कमजोरी के संकेत हैं या फिर आपको लग रहा है कि 3:30 बजे कौन उलझेगा आशु जी से, इससे बढ़िया एक शॉर्ट कॉल ही दे दो जाते जाते। बहुत बढ़िया। नहीं देखिए अनिल जी, आपने देखा होगा ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी आशु जी तो मुझे मतलब कि छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। मेरे खाने का बिल भी भरते हैं, तो मेरे तो उनसे कोई उलझन नहीं है। बट अनिल जी, कॉनकॉर टू जोक्स अपार्ट अनिल जी, कॉनकॉर का ब्रेकडाउन काफी बड़े दर्जे का है। बीपीसीएल में गिरावट आते हुए देखी। बीपीसीएल जैसा अनिल जी, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स आप बात करते हैं, आशु जी बात करते हैं, जब बीपीसीएल जैसा एक बढ़िया एसेट जिसको खरीदने के लिए लोग बैठे हुए हैं उसमें बार बार डिले हो रहा है, तो कॉनकॉर में तो पता नहीं कितना डिले होगा और इसमें गिरावट जो है काफी बड़ी देखने को मिल सकती है। ओके, मेरे ख्याल से अगर है ना आप कॉनकॉर शॉर्ट देने के बाद बजाय भारती पर बाय कॉल देते तो ज्यादा आशु सर खुश होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चेक कर लो, अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, 20 मिनट बचे हैं। भारती एयरटेल पे सोच वहां पर सिग्नल भी आ रहे हैं। बंसल जी देखो सिग्नल आ रहे हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, उसमें एक दिक्कत है, उसमें एक टेक्निकल दिक्कत ये है कि देखिए आशु जी काफी समय से भारती को बाय देते आए हैं और आशु जी को किसी ने ट्रोल नहीं करा, और अनिल जी जैसे ही मैं भारती पे बाय दूंगा और गलत निकला तो पहले वाले भी सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अनिल जी, सबका प्यार मेरे साथ बहुत ज्यादा है, इसलिए भारती को अवॉइड कर रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल कॉनकॉर में बिकवाली करने की राय, शॉर्ट करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। स्टॉक कमजोरी के संकेत दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। इतने मौजूद बाजार में अगर इस तरह से खराब होकर बंद हो तो वाकई में चिंता की बात तो डेफिनेटली है ही। ओके, ये आपके लिए इस वक्त कॉनकॉर पर आइए। बाजार फिर से मजबूत होते हुए 22,200 के ऊपर टिकता हुआ बैंक निफ्टी और 11,400 के ऊपर टिकता हुआ निफ्टी आपको नजर आएगा। जैन साहब, फार्मा शेयर थोड़े से ठंडे हुए हैं आज एक आध दिन के लिए। क्या वापस में निचले स्तरों पर फार्मा और आईटी, इन दोनों की ये जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, इनमें खरीदने का मौका है या थोड़ा इंतजार करें? देखिए बिल्कुल अनिल जी, इसी शो में लास्ट वीक जब आपने एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा था, मुझे वो हमेशा याद रहेगा। मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, शायद मंडे को भी मॉर्निंग में जिक्र किया था कि सारे लोगों का पोल किया था आपने और उस टाइम पे वो सवाल का कितना अहमियत था। और वेरी फ्रैंकली मैंने भी, मेरा जो जवाब था मैं उस दिन को देखूंगा, और उस दिन मैंने एक चीज कही थी साथ में कि 10,800 को मैं एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत मेजर सपोर्ट की तरह देखता हूँ। एक क्लोजिंग और देखूंगा। फ्राइडे को बहुत बड़ा गैप अप हुआ, बट उस दिन फार्मा और एफएमसीजी और आईटी इनके साथ जाने के लिए कहा था। तो हमेशा जब भी मार्केट खराब रहता है तो डिफेंसिव मैकेनिज्म के साथ मार्केट में बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। और देखिए पिछले 2-3 दिनों में एफएमसीजी ने कमाल दिखाया, आईटी ने तो दिखाया ही है। अब फार्मा जो कि फ्रंट रनर था पूरे रैली का, तो हो सकता है कि एक बार जब ऐसा टाइप का मार्केट होता है और जब इतना एक्सुबरेंस और इतनी तेजी आ जाती है तो फार्मा में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, वो थोड़े नीचे आ सकते हैं।
और चले भी बहुत है, जबरदस्त तरीके से चले हैं। जो थोड़ा अंडर परफॉर्मर था सपोज सन फार्मा और ये सब थोड़े कैचअप करेंगे, बट औरोबिंदो फार्मा आई रियली लाइक इट ऑन डिक्लाइंस, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज बहुत बड़ा मूव दे चुका है, नीचे आए तो ले। एफडीसी मेरा फेवरेट वो है ही है। सारे स्टॉक्स मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं तो यही कहूंगा कि डिक्लाइंस पे लेने की कोशिश करेंगे। केमिकल्स और फार्मा फ्लेवर में रहेंगे, बट अभी चूंकि मार्केट चल रहा है तो हो सकता है दूसरे फ्लेवर में भी आ सकते हैं स्टॉक्स। तो आई थिंक थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग और थोड़े बहुत एनबीएफसीज को भी देखा जा सकता है। एंड ओवरऑल केमिकल्स, फार्मा, एफएमसीजी, आईटी ये सब चल। ओके, केमिकल्स, फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, ये इस बाजार में आपके लिए मजबूत बेट्स हो सकती हैं जहां पर आपको लगातार निवेश के मौके मिलते रहेंगे। आइए कुछ और खबरों के बारे में एक्शन ले लेते हैं। अच्छी खबर तो बाजार में आपको दिख ही रही है इस समय, बट अच्छी खबर आ सकती है आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि हायरिंग एक्टिविटी पिकअप हो सकती है सर्टेन एरियाज में, इसलिए भी क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है और इससे जो डिमांड एक्टिविटी पिकअप होगी वहां पर फिर फायदा और हायरिंग भी हो सकती है और कई कंपनीज को फायदा हो सकता है। क्या है ये खबरें और कहां पर हमें एक्शन रखना चाहिए, देवांशी से जानते हैं। देवांशी बताइए, फेस्टिव सीजन से रिलेटेड क्या एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख सकती है? आप देखिए अगर 80% तक की गिरावट यहाँ पे दिखाई थी, तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रिकवरी जरूर आती हुई दिखती है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि जितनी भी हायरिंग है अब बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई दिखती है। अगर आप इस तिमाही में देखें तो जो अनलॉकिंग है इसके चलते हमने देखा कि जितने भी कारोबार हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ता हुआ दिखा था, ई कॉमर्स सेल्स बढ़ती हुई दिखी थी। और इसी के चलते अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो छोटे वर्कर्स हैं, जो स्किल लेबरर्स हैं, उनकी जो नौकरियां हैं वो बढ़ती हुई दिखेंगी। करीब 16 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स बढ़ने की उम्मीद फिलहाल लगाई जा रही है। यही नहीं, जो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं उनकी जो डिलीवरी करते हैं, वैसे जो वर्कर्स हैं उनकी नौकरियों में भी बढ़त होने की उम्मीद लगाई जा रही है। करीब 3 लाख नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे जिसमें फ्लिपकार्ट ये कह रहा था करीब 70,000 नई नौकरियां वो जोड़ने की फिलहाल कह रहे हैं। इसके चलते आप देखिए ये तीनों जो कंपनीज हैं इनको फायदा होता हुआ दिख रहा है। टीमलीज, क्वेस्ट कॉर्प, ये सारी कंपनीज पॉजिटिवली रिएक्ट करती हुई दिख रही थी। लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे सबसे ज्यादा हायरिंग एक्टिविटी होती हुई दिखी थी वो हेल्थ केयर सेक्टर में होती हुई दिखी थी। साथ ही आप देखिए जो डिलीवरी सेगमेंट है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। 95% तक की हायरिंग एक्टिविटीज हो चुकी है। और अगर हम सिक्योरिटीज, आईटी, साइबर की बात करें, रिटेल की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि करीब 90% प्री कोविड लेवल्स पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के जो हायरिंग एक्टिविटीज है वो स्किल लेबरर्स की बढ़ती हुई दिख रही है। जो टेम्पररी जॉब्स हैं वो बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। फेस्टिव सीजन में माना ये जा रहा है कि जो ई कॉमर्स सेल्स है वो दुगने होने का अनुमान है और इसी के चलते जो हायरिंग एक्टिविटी है वो बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आप देखिए पिछले कई दिनों में इन्फो एज, क्वेस्ट कॉर्प, ये सारी स्टॉक्स है जहाँ पे लगातार एक्शन बनता हुआ दिख रहा था। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छी खबरें, जॉब बढ़ने की खबरें, ब्लू कॉलर जॉब्स की भरमार है। ये तो अच्छी खबर है सब लोगों के लिए जो जॉब में हैं और जो जॉब में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की जॉब गए हैं और ऐसे में अगर जॉब्स बढ़ते तो वाकई में ये उनके लिए भी अच्छी खबर है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर। अच्छी खबर है उन ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आखिरी आधे घंटे में कुछ और कमाल करना है। आइए हीरो या जीरो ट्रेड अब दे रहे हैं नितिन मुरार का। स्वागत है नितिन जी आपका एक बार फिर से। पिछले आपके दोनों हीरो जीरो ट्रेड कमाल करते हुए दिखे, बताइए सर अब कौन सा ट्रेड है? अनिल जी फिर से हम 22,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे। अभी ये 54 रुपए में मिल रही है 54 रुपीज में, और इसका स्टॉप लॉस इस बार रखेंगे, जीरो नहीं रखेंगे। स्टॉप लॉस हम 20 रुपए का रखेंगे और मुझे लग रहा है ये कॉल 120 की हो सकती है, यानी जो अभी मुझे 50-55 में मिल रही है ये 120 की हो सकती है, डबल हो सकती है कॉल यहाँ से 22,200 की। आप 100 रुपए का टारगेट रखें, 100 रुपए आएगा तो बुक कर लेंगे, बट स्टॉप लॉस जरूर रखें 20 रुपए का, क्योंकि अब मुझे हीरो जीरो नेक्स्ट 15 मिनट के लिए नहीं करना है, क्योंकि अगर वो 20 तोड़ेगा तो जीरो भी हो सकती है। इसलिए 20 का स्टॉप लॉस, 100, 110 का टारगेट, 22,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे। आखिरी मिनटों में और तेजी बनने की संभावना। दिन के हाई पॉइंट पर फिर से बाजार पहुंचने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। दिन का हाई पॉइंट है 11,426 निफ्टी का, 11,420 पर आ चुका है। बैंक निफ्टी का दिन का हाई पॉइंट है 22,282 का, 22,260 आ चुका है। और ऐसे में 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ
का कॉल ऑप्शन आप इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए 120 और 100 से 120 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाएं। 20 तो 25 से 30 रुपए के रिस्क मैक्सिमम रखिए, ऊपर की तरफ टारगेट आपके लिए आ सकते हैं यहाँ पर 100 से 120 तक के। और ये कॉल भी दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से नितिन जी कह रहे हैं। तो नितिन जी 22,300 22,350 की रेंज में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, ये है आपकी कैलकुलेशन? जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,300 आना चाहिए। अभी तो ये कॉल ऑप्शन 70-72 तक आई है, बट जिस तरीके से डेटा बन रहा है 22,300 320 तक तो उम्मीद लग रही है कि लास्ट में मूव करना चाहिए। अभी हाईस के आसपास ही है, ज्यादा भी मूव आ सकता है क्योंकि शॉर्ट पोजीशन इतनी ज्यादा है, तो मूव और बड़ा भी आ सकता है। और आज अनिल जी बैंक निफ्टी का अगर आप ओपन इंटरेस्ट एक बार आप देखेंगे तो ऐसा ओपन इंटरेस्ट मुझे कमी दिखता है। अभी थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कटा है, बट अभी भी 13% ओआई है, तो ये शॉर्ट कवर होगा क्योंकि मैंने देखा था 30% ओपन इंटरेस्ट 3 बजे के पहले था। इसका मतलब शॉर्ट कटा है, इसलिए 13% बचा हुआ है। अभी और शॉर्ट कट सकते हैं, इसलिए तेजी से बाउंस आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 100 पॉइंट की तेजी और बन सकती है नेक्स्ट 15 मिनट में। बिल्कुल परफेक्ट है नितिन जी। इसी के दम पे तो सुबह 21,800 पे भी इतना कॉन्फिडेंस बना, नहीं तो 400 पॉइंट बढ़ने के बाद सुबह सुबह 10 मिनट में 400 पॉइंट 15 मिनट में बैंक निफ्टी ऊपर हो तो फिर कहाँ हिम्मत होती कि वहाँ पर और कॉल दें, वो भी एक्सपायरी के दिन। लेकिन डेटा जो एकदम बने हैं जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है, एकदम आपने सही पहचाना है, सही पकड़ा है। देखिए 22,300 बात करते करते आपका बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बैंक निफ्टी है। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर आपको याद होगा 2 बजे भी जब हमने शो की शुरुआत की हम यही कह रहे थे कि डेटा पूरी तरह से आपको ये बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होने के लिए तैयार है और वो होता हुआ दिख रहा है। ये है कमाल नितिन जी का। नितिन जी के कमाल के बाद आइए कमाल देखते हैं सुमित जी का बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पर आया है और ये स्टॉक में बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। 260 रुपए 263 रुपए का भाव है। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल वेंचर्स, जिसका सिंबल है IB वेंचर। ये स्टॉक के अंदर अगस्त 2019 का हाई ब्रेक हो रहा है। अगस्त 2019 का हाई ब्रेक हो रहा है। वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, चैनल का ब्रेकआउट है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट है, रिसेंट के हाईज ब्रेक हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स के साथ आज मूव देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक लग रहा है यहां से कुछ बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। जनरली स्टॉक 5 से 10% का अपसाइड मूव में देता हूं, ये स्टॉक लग रहा है कि 15-20% का अपसाइड मूव यहां से दिखाएगा, क्योंकि जो ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट है इसके तो बहुत बड़े टारगेट्स बनते हैं और उसके लिए थोड़ा समय देना भी पड़ेगा। लेकिन अभी इमीडिएटली स्टॉक यहां से ऊपर में 290 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के मूव जल्दी ही दिखाएगा। हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ये लेवल देखने को मिल जाए। नीचे में 250 का स्टॉप लॉस लगा के IB वेंचर में खरीदारी करनी है। 290 से 300 के टारगेट होंगे और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में इसके ऊपर के भी टारगेट आएंगे इसके अंदर। ओके ये है आपके लिए आईबुल वेंचर्स में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। 260-265 के आसपास खरीदारी करिए, बड़े मुंह के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। 250 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 290-300 के टारगेट के लिए। ये है राय सुमित जी की तरफ से। इस बीच आइशर मोटर्स के बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। सितंबर महीने के कमर्शियल व्हीकल के एक्सपोर्ट 4% घटे हैं, ये आंकड़े आपको नजर आएंगे। इस वक्त थोड़ी सी बिक्री में गिरावट आई है, सितंबर बिक्री 7% घटी है और स्टॉक भी थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही घटा है। 22,200 का जो कॉल ऑप्शन नितिन जी ने खरीदारी करने की राय थी, 80-82 रुपये तक हाई मारा है वापस से, तो 50 रुपये वाला 55 रुपये वाला 80 पहुंचता हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं और उस हिसाब से आप अपनी पोजीशनिंग को चेंज करते रहें, बदलते रहें, वो ठीक रहेगा आपके लिए। ये नितिन जी की राय आपके लिए इस वक्त है। तो आइए आईबुल वेंचर के बाद, अरे सुमित जी आज आपको कैश का ऑप्शन भी देना है जय की अनुपस्थिति में, आप तैयार हैं या थोड़ा समय लेंगे? बजा दीजिए अनिल जी, बिल्कुल बजा दीजिए। बिल्कुल तैयार, कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। अनिल जी सुबह कैश का ऑप्शन में 11,350 का नेक्स्ट वीक का 8 अक्टूबर वाला कॉल दिया था, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है। 145 का टारगेट दिया था, 144.80 का हाई लगा है, तो ये तो था अपडेट। अब अगले हफ्ते के लिए वापस यहाँ पे जो ट्रेड लेना है निफ्टी के अंदर ही लेना है। 11,400 का 8 अक्टूबर वाला एक्सपायरी वाला कॉल लेना है अगले हफ्ते का। 11,400 वाला अभी 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।
90 से 100 के बीच में इसमें खरीदारी करें अगले हफ्ते के लिए। 2 से 3 दिन के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 60-61 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाइए। बाय 11400 कॉल 8 अक्टूबर 90 से 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी करें। नीचे में 60-61 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 145 रुपए से लेके 160 रुपए तक के टारगेट 11400 के कॉल के अंदर अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी अगले हफ्ते 11,400 के कॉल पर खरीदारी की राय। बिगुल बजाते हैं श्रीकांत जी के लिए BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। बिल्कुल दीपांशु, देखिए वैसे आज टाटा कंज्यूमर में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम हुए हैं और इनफैक्ट इतने बड़े फॉल के बाद जब इसने गैप अप ओपनिंग की थी, उस गैप अप ओपनिंग को उसने काफ़ी अच्छी तरीके से पिछले 4 या 5 दिनों में मेंटेन किया है। तो मुझे लगता है कि वो जो गैप अप ओपनिंग थी वो 495 के जो लेवल्स है, हम उन्हीं को एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये स्टॉक 500 के ऊपर टिक गया है और कभी भी मैंने देखा है कि अगर ये स्टॉक करेक्शन के बाद अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करता है तो फिर इसमें कम से कम 7 to 8% की एक कंसिस्टेंट तेज़ी देखने मिलती है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से टाटा कंज्यूमर को बाय करके चले, 495 का स्टॉप लॉस रखे और 550 के टारगेट्स रखे। और वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि चूंकि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक, तो एक बार ये 525 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो 2 टारगेट्स पकड़ के चल सकते हैं, 525 और 550, लेकिन काफ़ी हाई कन्विक्शन है कि शायद ये 550 के लेवल्स को छू ले। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि लगातार टाटा कंज्यूमर, टाटा ग्रुप के जो कंजम्पशन फेसिंग स्टॉक है उनमें अच्छी तेज़ी रही है और उसमें टाटा कंज्यूमर आगे भी रहा है। तो कंजम्पशन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आई है। ये है श्रीकांत जी की राय। शुक्रिया श्रीकांत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ट्रेडिंग आइडियाज़ और कॉल्स देने के लिए। एक्सटेंडेड वीकेंड को एंजॉय करिए सर। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, बस कुछ ही देर में अनिल जी की भी फाइनल स्ट्रैटेजी आने की तैयारी में है। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई फाइनल व्यू बन रहा है उन पर कि नहीं। वागले साहब के पास एक कॉल है, उससे पहले बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए, वागले के वंडर का। बताएं सर। दीपांशु, अडानी एंटरप्राइजेस में ब्रेकआउट आया है, 311 312 का भाव है। अभी क्या अभी बाय करें BTST के लिए? आपको 3 रुपए की रिस्क लेनी है, 309 के नीचे का स्टॉप लॉस और 320 के टारगेट्स मेरे हिसाब से मंडे मॉर्निंग को पहले 1 घंटे में ही मिलने चाहिए। और वागले साहब, मैं अदानी एंटरप्राइजेस लेकर आपके पास आने ही वाला था, उससे पहले ही आपकी कॉल आ गई सर। तो अदानी एंटरप्राइजेस पर नज़र रखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, तो एक अच्छी मूव आ रही है। 4% की तेज़ी इस स्टॉक पर आपको आती दिख रही है, वहाँ पर नज़र रखिए। आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, जल्दी से बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए उनकी फाइनल स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स में तेजी लौट गई है सर। जब हमने लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी ली थी तो थोड़े फिसल कर 150 पॉइंट ही ऊपर थे, अब वापस तेजी आ गई है और अब वापस ऑलमोस्ट 250 अंक की तेजी डाउ फ्यूचर्स भी दिखा रहे हैं। इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स ने भी रफ्तार पकड़ ली है, अब तो 1% से ज्यादा की तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स में है। यूरोप के बाजार पॉजिटिव हो गए और अच्छी खरीदारी आ रही है। यूके के बाजार जो नेगेटिव थे, अब वहां पर ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। फ्रांस और जर्मनी में भी तेजी बनती हुई दिख रही है सर। तो ग्लोबल क्यूज भी काफी सपोर्ट में, डेज हाई की तरफ हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए सर? दीप, देखिए, पिछले गुरुवार को जो हुआ उसके विपरीत इस गुरुवार को हुआ। तो गुरुवार से गुरुवार तो हमने आपको याद दिला दिया कि किस तरह से पिछले गुरुवार को कोई सोच नहीं रहा था कि 11,000 हम तोड़ भी सकते। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल और डेटा के लिहाज से बड़ा बैरियर है, इसके नीचे तो क्या जाएंगे। गए तो 200 पॉइंट के पहले रुके नहीं। एक्सपायरी के दिन जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, तेजी की पोजीशन खत्म हुई और उस दिन शॉर्ट्स नहीं थे। ऐसा नहीं कि लोगों ने शॉर्ट बनाए, नहीं, उस दिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशन थी जो बिकती हुई नजर आई और दिन के लो पॉइंट पर जाकर बाजार बंद हुआ। आज दूसरा गुरुवार है,
जहां बिल्कुल उल्टा है। आज कोई लॉन्ग पोजीशन जरूर से ज़्यादा नहीं है, बाजार बिल्कुल हल्के है। ये सीरीज हमने 45-44% की ओपन इंटरेस्ट के साथ एफआईज के नेट लॉन्ग पर शुरू किए, तो हल्के बाजार में शॉर्ट्स बने और शॉर्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि लगातार एक के बाद, शायद ही कल कोई सोच रहा होगा कि 11,300 पार करके भी निकलेंगे, लेकिन हमने 11,300 ही नहीं पार किया, 11,400 भी पार किया और आज सुबह से सारे संकेत बुलिशनेस के आ गए और सब कुछ ठीक है। देखिए ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, हमारे यहाँ बहुत ही शानदार क्लोजिंग आती दिख रही है, तो गुरुवार से गुरुवार में ये बदलाव है। लेकिन बदलाव सिर्फ गुरुवार को हुआ हो ऐसा नहीं है, भूलिए मत बदलाव शुक्रवार को भी हुआ था। पिछले बार शुक्रवार को क्या हुआ, जो मंथली सीरीज खत्म हुई उसमें जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी थी वो हो गई, उसके बाद तेजी से बाजार एकदम सीरीज के पहले दिन जबरदस्त उछले। किसी ने सोचा नहीं था कि वापस से 11,000 के ऊपर की आप क्लोजिंग दे देंगे। 11,050 के आसपास की 200-250 पॉइंट ऊपर जाकर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा अगले ही दिन, यानी कि रिवर्स ट्रेड। क्या यही ट्रेड फिर से आपको सोमवार को मिल सकता है? जवाब शायद ना होगा, क्योंकि जिस तरह की वीकली क्लोजिंग और जिस तरह की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हो रहा है उसको देखकर आप ये तो नहीं कहेंगे कि इस तरह से बाजार गिर जाएगा। और दूसरा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है वो ये कि जितनी शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार को बढ़ना था वो शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हद तक आज हो चुकी है वीकली सीरीज में। मंथली सीरीज होती तो मैं पक्का आपको बोलता कि सोमवार को ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ट्रेड रिवर्स हो जाएगा कम से कम शुरुआती कारोबार में, क्योंकि सारे शॉर्ट्स कवर हो गए। लेकिन ये वीकली सीरीज वाले शॉर्ट्स कवर हुए हैं, मंथली वाले अभी भी थोड़े बाकी हैं जो आपको सपोर्ट देंगे। लेकिन उस लिहाज से जब मैं 250 पॉइंट की अमेरिका की तेजी को डिस्काउंट करके चल रहा हूं, आज के दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर मैं बंद होने की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे लिए तेजी की पोजीशन ले जाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। बहुत क्लियर है। 3 दिनों की आपकी लंबी वीकेंड है, वैसे कोई खराब खबर आने की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी लंबी वीकेंड है, हाईएस्ट पॉइंट पर आप बंद हो रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा है, बुक करिए आराम से। आपको सोमवार को वापस से एंट्री करने का मौका मिलेगा तो ठीक। एक ही चीज़ है जो बाजार का मूड माहौल बदल सकती है, अगर किसी तरह का पैकेज हमारे यहाँ भी आ जाए जिसकी कई दिनों से चर्चाएं चल रही है, तो वो बाजार को मंडे को गैप से ऊपर ओपन कर सकता है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि आप शॉर्ट करें ना करें आपकी मर्जी है, पुट ऑप्शन खरीदें ना खरीदें आपकी मर्जी है, लेकिन तेजी की पोजीशन में या तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, वीकेंड आराम से एंजॉय करें। और दूसरा तरीका ये कि अगर आप तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो आप पुट ऑप्शन के जरिए हेज करके चले, क्योंकि 800 पॉइंट बैंक निफ्टी का बढ़ना, 250 पॉइंट निफ्टी का बढ़ना, ये शॉर्ट्स कवर कर चुका है। अच्छी खबर, अमेरिका के अच्छे सेशन को काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुका है, तो इसलिए सोमवार को हो सकता है आपको इन्हीं भाव के आसपास या नीचे अगर मौका मिल जाए एंट्री करने का तो बहुत अच्छा, और नहीं मिला तो ठीक है, वापस से आप थोड़ा ऊपर ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा पॉइंट ये कि इन लेवल्स पर फ्रेश पोजीशन तेजी की लेकर जाने के लिए मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। फ्रेश खरीदारी करने का मैं मंडे को सोचूंगा, आज नहीं। सिंपल। बिल्कुल, तो अब फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, ये क्लियर बात है। लॉन्ग्स हैं तो ट्रेल करके स्टॉप लॉस रखिए, या फिर जैसा अनिल जी आपको यूजुअली क्लोजिंग पर सलाह देते हैं एक हेज जरूर करके जाइए, तो पुट की खरीदारी के जरिए आप हेज कर सकते हैं। शॉर्ट नहीं करना है, बट यहाँ पर फ्रेश खरीदारी भी नहीं करनी है। लॉन्ग पोजीशंस अगर चाहें तो एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लिए या फिर स्क्वायर ऑफ भी कर लीजिए, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। कई स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी मूवमेंट आई है और डेज हाई की तरफ ही यहाँ पर आपको क्लोजिंग भी दिख रही है। एक अच्छा रिवर्सल वापस आया, पीवीआर में अच्छी तेजी बनी थी सुबह, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली आई, फिर खरीदारी होती दिखी है। बैंक स्टॉक्स अच्छी तेजी में रहे हैं और भी हमने आज पार्टिसिपेशन देखा है। गैस स्टॉक्स में अच्छा पार्टिसिपेशन आया है जिस तरह से मार्केट मूवमेंट रहा है। ओएनजीसी भी बल्कि रिवर्स हो गया है, हालांकि जो जिस तरह से गैस प्राइस की कटौती हुई है लगभग 25% की ओएनजीसी के लिए नेगेटिव है, पर आज यहाँ पर भी आप देखें तो निचले स्तरों से रिकवरी आ गई और पॉजिटिव ही क्लोज की तरफ ओएनजीसी भी बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी आपने तेजी बनते हुए देखी है। सुमित जी, आपने आज एसबीआई की बात करी थी, खरीदारी की, पोजीशन कैरी करनी चाहिए सर, मुनाफा बुक कर लें, स्टॉप लॉस कोई ट्रेल यहाँ पर रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल बात करी थी, बाय का व्यू दिया था और स्टॉक के अंदर कैरी करके चलना चाहिए। स्टॉक के अंदर 200-205 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 182 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। एसबीआई के अंदर ब्रेकआउट है अगले हफ्ते, जिस तरह का चार्ट पैटर्न है उसको देखते हुए लगता है कि बहुत बढ़िया और बहुत स्मार्ट अपमूव देखने को मिलना चाहिए, तो कैरी करके जाना चाहिए। ओके, कैरी करके जाइए एसबीआई पर, यहाँ पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिखेगी। कुणाल जी, चार्ट कॉर्नर में आपने आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय दी थी, मूवमेंट अच्छा आया है, 4-4.5% की तेजी के साथ बंद हो रहा है, ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए सर?
देखिए बिल्कुल डेफिनेटली मुझे लगता है कि दीपांशु कैरी करना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में हम लोगों ने लगातार तेजी देखी है और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें और स्टीम बाकी है। जिस तरह से आज बंदी आ रही है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक भी 400 रुपए की ओर मूव कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके चलें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए होल्ड करें और मुझे लगता है कि 395 400 के लेवल्स इसमें अगले सप्ताह देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आप कैरी फॉरवर्ड करके चलिए। शानदार मूवमेंट रहा है, एक अच्छा हफ्ता रहा है। जैसे कि अनिल जी बता रहे थे, पिछली वीकली और मंथली एक्सपायरी जो थी थर्सडे की, वहां से अब अगर आप देखें तो एक शानदार मूव मार्केट में आती हुई दिखी है। पार्टिसिपेशन आज अच्छा रहा बाजार में, हालांकि 6-7 निफ्टी स्टॉक्स ऐसे हैं जो हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुए, बट बाकी सब में अच्छी तेजी रही। इंडसइंड बैंक 12% का उछाल यहां पर आपने आते हुए दिखा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी दिग्गज फाइनेंशियल नेम्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और एसबीआई ऑफ कोर्स यहां पर भी आपने खरीदारी आती हुई देखी है। आईटी स्टॉक्स का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, टेक महिंद्रा स्पेशली 3.5% की तेजी के साथ, बट टीसीएस में भी अच्छा सपोर्ट आया है और यहां पर भी 2% की तेजी बनी है, तो वहां से भी बाजार को एक्शन में सहारा मिला है। अदानी पोर्ट्स यहां पर अच्छी खरीदारी अपने होती हुई देखी है, वहां पर भी नजर रखिए। एचडीएफसी लाइफ, भारती एयरटेल थोड़ा रिवर्सल जरूर आज आया है। एचयूएल एक और स्टॉक है जहां पर आपने एक्शन बनते हुए देखा है, पर डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाइटन यहां पर मामूली सी गिरावट आपने जरूर आते हुए देखी है। थोड़ा रोटेशन यहां पर जरूर आपने देखा है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स यही थे आज के टॉप विनर्स। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मन्नापुरम, मुथूट, आरबीएल, बंधन, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, इन सभी हाई बीटा फाइनेंशियल नेम्स ने आपने अच्छी खरीदारी देखी है। इसके अलावा पीवीआर अनलॉक की गाइडलाइंस आ गई हैं, 15 तारीख से खुल सकते हैं अगर राज्य परमिशन देते हो। वेस्ट बंगाल में तो आज से ही खुल रहे हैं। इसके अलावा पीरामल एंटरप्राइजेस, आईजीएल, एमजीएल यहां पर भी अच्छी खरीदारी रही। औरो फार्मा यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। साथ ही अशोक लेलैंड, ऑटो सेल्स के नंबर अनुमान से बेहतर है, वहां पर मूवमेंट अच्छा आया है। लुपिन यहाँ पर आपने अच्छा मूवमेंट देखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, डीएलएफ, राकेश जी आज सुबह यहाँ पर कॉल भी आती हुई देखी थी। राकेश जी कुणाल जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर के यहाँ पर कॉल भी आती हुई देखी थी। राकेश जी कुणाल जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर की, वहाँ पर भी मूवमेंट अच्छा रहा है। तो अनिल जी, शानदार मूवमेंट, डेज हाई की तरफ क्लोजिंग हो रही है। 1.5% का उछाल निफ्टी में और 800 अंक ऊपर निफ्टी बैंक पर। एक्सटेंडेड वीकेंड इससे अच्छी तरह और शुरू नहीं हो सकता था सर। बिल्कुल, और दीप एकदम आप देखिए जश्न का माहौल है। 250 अंक ऊपर निफ्टी, 850 अंक ऊपर बैंक निफ्टी और 650। सबसे बढ़िया बात यह कि मुंह बड़े आपके छूटने नहीं चाहिए। जिस दिन बड़े मुंह मिले वो पकड़ में आ जाए तो बस काम हो जाए। तो आज का बड़ा मुंह पकड़ में आया है। सबसे बढ़िया, सबसे पहले सुबह सुबह जो चीज़ पकड़ में आई वो ये थी कि शॉर्ट नहीं रहना है और सुबह पहली टिक पर आपको शॉर्ट काट लेना है, वो एक बढ़िया मुंह पकड़ में आया। उसके बाद बैंक निफ्टी पर आपके लिए बढ़िया कॉल भी आया 22,800 के लेवल पर। उसके बाद 23,123 माफ कीजिएगा 21,800 के लेवल पर। उसके बाद 22,100 22,125 के आसपास फाइनल ट्रेड में भी आपके लिए एक लॉन्ग कॉल आया नितिन जी, मेरी विश्वेश जी की तरफ से। तो ये बड़े मूव है वो मिस ना हो, ये बहुत ज़रूरी है बाजार में। छोटे मूव में हो सकता है आपके 25-50 पॉइंट का कभी कभार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, वो होगा ही। जब आप मार्केट में उतरते हैं 100% सही नहीं हो सकते, कम से कम हम तो नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे मुंह है वहाँ भले एक बार आपका स्टॉप लॉस लग जाए, लेकिन लंबे और बड़े मुंह पकड़ में आने चाहिए जहाँ पे आपको प्रॉपर प्रॉफिट बनाने का मौका मिले। और आज कन्विक्शन के साथ कोई लेकर अगर बैठे रहें तो उन्हें डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि मौका मिलता हुआ दिखेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। अल्ट्रा मरीन, जो जैन साहब का स्टॉक आज का दिन के हाई पॉइंट पर बंद होता हुआ दिख रहा है। देखिए मजबूती के साथ 8% ऊपर है। और इन्फो बीन्स ये भी मजबूती के साथ बंद हुआ है आज के सेशन में। फिर से सर्किट पर लगातार जैन साहब के जेम्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। आइए, प्रोविजनल क्लोजिंग हो चुकी है आपके सामने, अब फाइनल क्लोजिंग का इंतजार करेंगे। तब तक बता दूं आपको बाजार बंद होने के बाद क्या कुछ खास है। मस्ती की पाठशाला तो आ ही रही है, वो तो आपको पता ही है, सारे एक्सपर्ट्स भी सामने हैं। लेकिन 6 बजे का शो, आपकी खबर आपका फायदा, मंदी से हटी खतरा नहीं हटा है, ये है आज का बड़ा शो जो मिस मत करिएगा। कोरोना के कहर के बीच अनलॉक 5 लागू हो चुका है। अब अनलॉक 5 में क्या क्या खुलेंगे, किस तरह से खुलेंगे, किन नियमों के साथ खुलेंगे और आपको किन सावधानियों के साथ अनलॉक 5 का फायदा उठाना है। बंदी से हटी खतरा नहीं। कमल ज्ञानचंदानी, डायरेक्टर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजीव चावला, चेयरमैन आई एम एसएमई ऑफ इंडिया, और साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हेल्थ केयर के, ये तीनों जुड़ेंगे हमारे साथ और इनसे हम करेंगे बातचीत, ये आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके साथ ही 8:30 बजे का जो शो है मनी गुरु का
इंटरनेशनल फंड में निवेश सही या अभी नहीं, इस पर हमारा खास शो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि विदेशी बाजारों में जो तेजी है, अमेरिका में जो तेजी है, उसका फ़ायदा उठाएं, उसके लिए आप विदेशी कंपनियों में पैसा लगाएं और उसके लिए इंटरनेशनल फंड एक बढ़िया जरिया हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाने के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, फॉरेन करेंसी से इस तरह से इनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, ये तमाम बारीकियाँ आपको मिलेगी आज रात 8:26 मिस मत कीजिएगा। और मिस मत कीजिएगा आपका चहेता और प्यारा शो मस्ती की पाठशाला। और मस्ती की पाठशाला यानी कि आज है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल वेजिटेरियन डे, और इसी वेजिटेरियन डे के उपलक्ष्य में आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स किस एक्सपर्ट के हाथ की बनी हुई कौन सी डिश चखना चाहते हैं। बस मस्ती का फुल डोज 3 दिनों तक आपको रखेगा लाइव और एकदम हंसते मुस्कुराते हुए। डोज